अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। आप लोगों को तो मैंने पहले ही कहा था कि नॉवल जो भी आप लोगों की रिक्वेस्ट है, शॉर्ट जो भी होगी मैं वो पढ़ूँगी। तो शॉर्ट नॉवल तो मुझे बहुत कम, इनफैक्ट कहूँ तो बिल्कुल नहीं मिले हैं। जो एक मिला है मैं वो आज पढ़ने जा रही हूँ, वो भी 1-2 दिन शायद उसको ही लग जाएंगे। एकदम शॉर्ट नॉवल की तो मुझे रिक्वेस्ट रही नहीं। क्योंकि शॉर्ट नॉवल की मुझे रिक्वेस्ट इसलिए भी नहीं है क्योंकि राइटर अब ज़्यादातर शॉर्ट नॉवल भी नहीं अपलोड कर रहे हैं। इसलिए भी मैंने सोची थी कि मैं कोई भी अपने दिल से कोई भी एक शॉर्ट नॉवल जो है रोज़ एक एक पढ़ लूँगी, लेकिन फिर आप लोगों की रिक्वेस्ट को भी देखना पड़ता है। सो फिर मैंने सोची कि खैर कोई नहीं, मैं अभी यही एक नॉवल है जो मैं पढ़ लेती हूँ। अगर ये हो जाता है कंप्लीट 1 या 2 दिन के अंदर तो फिर मैं कोई भी शॉर्ट नॉवल और जो है वो अलग अलग पढ़ लूँगी अगर हो सके तो। लॉन्ग नॉवल का तो जितनी भी रिक्वेस्ट है वो सब मैं ईद बाद पढ़ने वाली हूँ, जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि आप भी समझ समझ सकते हो कि ये रमज़ान में तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। इनफैक्ट ये होता है कि ये हो रोमांटिक नॉवल होते हैं, मैंने पहले भी कहा था, इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं। और फिर इसमें रमज़ान में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इबादत ही करनी रहती है, क्योंकि वही वक्त होता है, हम जितनी इबादत करें हमारे लिए उतना कम है। ऐसे तो नॉर्मल टाइम में भी रहता है, लेकिन रमज़ान की बात ही कुछ और होती है। सो आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। और फिर भी मैं कोशिश करूँगी, कभी आते जाते रहूँगी, कभी अगर हुआ तो एकदम ऐसी शॉर्ट नॉवल जो है बीच में कभी कभी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अभी ये नॉवल स्टार्ट करती हूँ। ये नॉवल अभी कितनी लॉन्ग है नहीं मालूम है, फिर भी कोशिश करूँगी कि जल्दी से एंड कर लूँ। और इस नॉवल की मुझे रिक्वेस्ट की थी अपडेट टीवी ने। एक्चुअली ये उनका चैनल का नाम है, उनका नाम क्या है नहीं पता, लेकिन उनके चैनल का नाम यही है, तो मैं यही ले रही हूँ। और जिन लोगों ने पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से चैनल सब्सक्राइब याद से कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपनी राय देते रहें, ठीक है। सो करते हैं नॉवल स्टार्ट। नॉवल नेम है कैफ़े जुनून बाय हरम शाह, एपिसोड 1। माजी, ये क्या कह रहे हो तुम हैदर? मैं बीवी हूँ तुम्हारी और तुम? वरदा ने नम पलकों से अपने शौहर को देखते हुए बेयकीनी से कह रही थी, जबकि उसके शौहर के होठों पर तंज़ या मुस्कुराहट थी। कितने दिन हो गए थे उसे अपने घर अपने शौहर का इंतज़ार करते हुए। जब वो घर नहीं आया तो वो खुद ही उसने उसके ऑफिस आने का सोच लिया था, लेकिन यहाँ पहुँच जब हैदर ने ये पूछा कि वो किस हक से यहाँ आई है तो वह हैरान रह गई। ओहो बीवी, तुम जैसी लड़की मेरी बीवी कैसी हो सकती है? इस सब को सीरियस मत लो मिस वर्दा, वो तो बस एक पल की अट्रैक्शन थी जो अब ख़त्म हो गई। हैदर की बात पर वर्दा ने हैरत से उसे देखा और आगे बढ़कर उसका गिरेबान अपने हाथ में पकड़ लिया। तुम कहना क्या चाह रहे हो? क्या हमारा निकाह मजाक था? मेरा तुम्हारे लिए अपना घर छोड़कर आना, अपने माँ बाप को छोड़ाना, वो सब मजाक था? तुम्हारी वो मोहब्बत भी एक मजाक थी क्या? वर्दा रोते हुए चिल्ला रही थी और हैदर के माथे पर बल पड़ चुके थे। उसने अपने हाथ सख्ती से वर्दा के हाथों पर रखे और अपना गिरेबान उसकी पकड़ से छुड़वा लिया। अपनी हद में रहो, खूब जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को यूनिवर्सिटी में आती ही है हम जैसे अमीर लड़कों को फंसाने के लिए ही, ताकि हमारी दौलत पर ऐश कर सकी। गलती हो गई मुझे तुमसे निकाह करके, अब भूल जाओ तुम और वो गलती और निकलो यहाँ से। इतना कहकर हैदर ने झटके से उसके हाथ छोड़े और उसे बाहर के दरवाजे की जानिब का जाने का इशारा किया। नहीं हैदर, बल्कि तुम जैसे लड़के हम जैसी बेवकूफ़ लड़कियों को फंसाते हैं ताकि हमें इस्तेमाल करने के बाद किसी टिश्यू पेपर की तरह फेंक सकें, और हम बेवकूफ़ लड़कियां तुम्हारे धोखे को तुम्हारी मोहब्बत समझ बैठती हैं। विरदा ने गुस्से से कहा तो वो अपने आंसू पोंछ कर लाल आंखों से उसे देखा। लेकिन देखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, केस करूंगी तुम पर, यह साबित करूंगी कि तुमने धोखे से मुझसे निकाह किया। वरदा जो हैदर को धमकी दे रही थी उसका कहका लगाकर हंसने पर हैरत से उसे देखने लगी। निकाह कैसे साबित करोगी तुम इस निकाह को? निकाहनामा है तुम्हारे पास या रजिस्टर के ऑफिस जाकर निकाहनामा निकलवाओगी? वरदा जानम, वो निकाहनामा तुम्हें वहाँ से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उसे रजिस्टर ही नहीं करवाया था और निकाहनामे की हर कॉपी मेरे पास है।
तो कैसे साबित करोगी तुम हमारे इस निकाह को? तुम तो निकाह पर आने वाले गवाहों को भी नहीं जानती। हैदर ने खबासत से कहा और इसकी ये कमीनगी देखकर विरदा को अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस होने लगा। कैसे उसने उस जैसे शख्स से इतनी मोहब्बत की, उस पर एतबार करके जान छिड़कने वाले माँ बाप और भाई को रुसवा कर दिया। अगर फिर भी तुम्हें मेरी बीवी होने का भरम है ना, तो फिक्र मत करो, मैं भी वो भरम भी तोड़ देता हूँ। वरदा शेख, मैं अपने पूरे होश हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। सातों आसमान एक साथ वरदा पर गिरे और वो बुत बने बस उस शख्स को देख रही थी जिसने उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने के वादे किए थे, जिसकी खातिर उसने सब को छोड़ दिया था। आज वही उससे अपना मकसद पूरा होने के बाद अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक चुका था। अब निकलो यहाँ से और हमेशा याद रखना कि तुम्हारी हैसियत इतनी नहीं कि हैदर बैग की बीवी बन सको। इस निकाह की बात तो वो मुझे रही तुम्हें पाने के लिए करना पड़ा, तुम ऐसे मेरे हाथ में जो नहीं आ रही थी। हैदर ने उसको सर से पैर तक देखते हुए कहा, निकलो यहाँ से। हैदर के चिल्लाने पर वो वरदा होश की दुनिया में वापस आई और आंसुओं से तर निगाहें उठाकर हैदर को देखा। मेरी बद्दुआ है हैदर बैग कि एक दिन तुम भी इसी तरह बर्बाद हो जाओगे जिस तरह तुमने मुझे बर्बाद किया। अपनी इस दौलत की वजह से दूसरों की ज़िंदगी को खिलौना समझ रहे हो ना? तुमने एक दिन तुम खुद हालात का खिलौना बनकर रह जाओगे। आज जिस कदर मैं बेबस हूँ, एक दिन तुम भी इतने बेबस ही होगे। वरदा इतना कहकर वहाँ से चली गई। वो अपनी दौलत के गुरूर में डूबा हैदर मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे किसी के बद्दुआ की कोई परवाह नहीं थी। वो अपना नसीब खुद लिखना जानता था, मगर शायद वो भूल चुका था कि कोई ऐसी ताकत है जिसके आगे वो बहुत अदनी है। रात का वक्त हो रहा था। वो मारगला से दूर इन पहाड़ियों पर बहुत से लोग जमा थे। दो लड़के अपनी महंगी मोटरसाइकिलों के साथ इन लोगों के वसत में खड़े थे और इर्द गिर्द जमा लोग इनके नाम के नारे लगाए और होर्डिंग करने में मसरूफ थे। लेकिन सब लोगों की ज़बान पर एक ही नाम था, फरजाम खानजादा। जीन्स पर सफ़ेद शर्ट और काली लेदर की जैकेट पहने, सफ़ेद रंगत और तीखे मगरूर से नकुश वाला फरजाम हद से ज़्यादा खूबरू लग रहा था। स्टाइलिश से बाल जेल से सेट किए गए थे और मगरूर अनाबी होठों के दरमियान एक सिगरेट कैट था। फरजाम, आई लव यू माई हीरो, एक लड़की ऊंची आवाज़ में चिल्लाई तो फरजाम ने निगाहें घुमाकर उसको देखा। दाएं गाल पर एक डिंपल नमूदार हुआ और एक अदा से फरजाम ने अपनी बाएं आंख दबाई, जिसे देखकर वो लड़की अपने दिल पर हाथ रख चुकी थी। आप जानते हैं कि खरम ने अपने फरजाम को चैलेंज किया है कि वो इस रेस में इसे हरा सकता है। तो चलिए रेस शुरू करते हैं और देखते हैं कि खरम हमारे लेजेंड को हराने में कामयाब होता है या नहीं। एक आदमी ने आगे होकर कहा और बाइक के पास खड़ा खरम हेलमेट पहनने लगा। फरजाम ने अपनी सिगरेट का आखिरी कश लेकर उसे ज़मीन पर फेंक कर महंगे बूट तले कुचल दिया और हेलमेट पहनकर अपनी हैवी बाइक पर सवार हो गया। 3, 2, 1 गो। आदमी के चिल्लाते ही दोनों बाइक्स गोली की रफ्तार से आगे बढ़ी। यूँ पहाड़ों पर बाइक चलाना बहुत ज़्यादा खतरनाक और गैर कानूनी काम था, लेकिन वो मनचले पुलिस से छुप छुपा कर ये काम इस्लामाबाद के पहाड़ों पर बनी सड़कों पर ही कर लेते थे। फरजाम की बाइक काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, इसीलिए कुछ पलों में ही वो खरम से आगे निकल गया। लेकिन कुछ देर बाद ही खरम अपनी नई मॉडल की बाइक रफ्तार से भगाता फरजाम से आगे चला गया और ये बात फरजाम खानजादा को कहाँ गवारा थी। खूबसूरत पेशानी पर बल आए थे। एक झटके से फरजाम ने अपना हेलमेट उतार कर साइड पर फेंका और बाइक की वन वेलिंग करवाता पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। खरम की बाइक एक खतरनाक मोड़ पर आने की वजह से थोड़ा स्लो हो गई, क्योंकि मोड़ के एक तरफ पहाड़ थी तो दूसरी तरफ गहरी खाई। लेकिन तभी फरजाम की बाइक बहुत ज़्यादा रफ्तार से इस खाई के किनारे से गुजरती हुई खरम की बाइक से आगे गुजर गई। फरजाम की इस जुर्रत को देखकर खरम भी हैरान रह गया और इसी तरह सबसे पहले अपनी बाइक को फिनिशिंग लाइन पर वापस लाकर फरजाम वो रेस जीत चुका था, जिसके बाद लोगों का शोर पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया। फरजाम ने 2 उंगलियां अपने होठों के साथ लगाकर वहां खड़ी लड़कियों की तरफ कर दी तो लड़कियां मजीद ऊंची उसका नाम चिल्लाने लगी। ये देखकर फरजाम मजीद मुस्कुरा दिया। तुमने चीटिंग की है फरजाम, वन व्हीलिंग करना अलाव नहीं था और तुम इसी से अपनी रफ्तार बढ़ाकर अब मुझसे आगे गुजरे, वरना मेरी बाइक तुम्हारी उस खटारा से कहीं ज़्यादा अच्छी है। खरम ने आगे बढ़कर फरजाम की बाइक को हाथ मारते हुए कहा। फरजाम ने अपनी आंखें छोटी करके उसे देखा और फिर पूरी ताकत से अपनी बाइक को टांग मार दी। बाइक खाई के किनारे पर खड़े होने की वजह से खाई में जा गिरी। सब फरजाम की इस हरकत पर हैरत से खामोश हो गए, क्योंकि हर कोई जानता था कि वह फरजाम की फेवरेट बाइक थी। तुम्हारे छूने के बाद ये मेरे काबिल नहीं रही, फरजाम ने नफरत से कहा और आगे बढ़कर खरम का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। और मेरी बाइक को मेरे ही काबिल ना छोड़ने की सज़ा भुगतो अब।
इतना कहकर फरजाम ने उसकी उंगलियों को बुरी तरह से मरोड़ कर तोड़ दिया। इन पहाड़ों में खरम की चीखें गूंज उठी, लेकिन फरजाम इसे जमीन पर फेंक कर अपनी जेब से सिगरेट निकाल कर सिलका चुका था। तभी उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ी जिसके साथ सरमई पैंट कोट में मलबूस आदमी टेक लगाकर सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। फरजाम ने गहरा सांस लिया और सिगरेट का गहरा कश लेते उस आदमी की जानिब बढ़ गया जो काफी गुस्से में नजर आ रहा था। सॉरी बिग बी, प्रॉमिस किया था रेस नहीं करूंगा, लेकिन क्या करूं। और ओ बिग बी, मैं हूँ आदत से मजबूर, फरजाम ने शरारत से कहा, लेकिन मुकाबिल के चेहरे की सख्ती अभी भी वैसी ही थी। अच्छा सॉरी ब्रो, प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा ऐसा। और ये प्रॉमिस तुम कितनी मर्तबा कर चुके हो फरजाम? शायद 26, इस आदमी ने सख्ती से कहा तो फरजाम मुस्कुरा दिया। नो बिग बी, 32। अपने भाई को अब बाकायदा अपने दांत कचकचाते देख फरजाम कहका लगा कर हंस दिया। मुझे जानते तो हो तुम बहराम, ऐसा ही हूँ, अपनी ज़िंदगी फारिग रहकर तो नहीं गुजार सकता ना मैं। फरजाम ने उसकी तरह कार से टेक लगा कर कहा। दोनों को देखकर ये कोई नहीं कह सकता था कि वो दोनों जुड़वा थे। कद व कामत के लिहाज से वो एक जैसे थे, लेकिन जुड़वा की तरह चेहरा एक जैसा नहीं था। तो ऑफिस से अपना काम संभाल लो, ये कंपनी जितनी मेरी है उतनी तुम्हारी भी है। अपनी ज़िंदगी को इन फालतू कामों में बर्बाद करने की बजाय उस कंपनी को वहाँ ले जाने में मेरी मदद करो जहाँ बाबा उसे देखना चाहते थे। अपने भाई की बात पर फरजाम शान से मुस्कुराया और सिगरेट का गहरा कश लिया। माँ बाप तो इनके थे नहीं, बस दोनों भाई ही एक दूसरे का सब कुछ थे। ये ऑफिस ऑफिस तुम ही कह लो भाई, मुझे ये बहुत बोरिंग लगता है। मैं तो वो करना चाहता हूँ जिसमें मुझे मज़ा आए। बहराम ने गहरा सांस लिया। जिंदगी को लेकर सीरियस हो जाओ फरजाम, ये कोई खिलौना नहीं है। सीरियस होने के लिए तुम्हें जो रखा है मैंने, मेरे भाई, ये मेरे गाल पर डिंपल है ना जिस पर लड़कियां मरती हैं, ऐसा तुम्हारी गाल पर भी है, लेकिन मजाल है जो आज तक किसी ने उसे देखा हो। फरजाम ने शरारत से कहा। बहराम ने बेजारी से उसे देखा। अपनी ज़िंदगी यूँ फालतू में बर्बाद मत करो फरजाम, अगर तुम्हें ऑफिस वर्क पसंद नहीं है तो कुछ और कर लो, लेकिन ये बाइक रेसिंग और पार्टी से आगे बढ़ो। अब बच्चे नहीं रहे तुम। फरजाम बहराम की बात पर मुस्कुराते हुए कार से दूर हुआ। तुम्हारे होते हुए बच्चा ही रहूंगा भाई, याद नहीं पूरे 5 मिनट बड़े हो तुम मुझसे, और इस लिहाज से छोटे भाई के लाड़ उठाना फर्ज है तुम्हारा बिग बी, तो पूरा करो इसे। इतना कहकर फरजाम बहराम की गाड़ी की जानिब बढ़ गया और ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। अब सुबह ही मुलाकात होगी बिग बी, अभी ज़रा पार्टी में जाकर लड़कियों के दिलों पर बिजलियाँ गिरा लूँ। फरजाम ने अपनी स्टाइलिश बालों में हाथ फेरते हुए अदा से कहा और बहराम की गाड़ी भगाता वहाँ से चला गया। बहराम को इसकी आज़ादी और बेफिक्री अच्छी लगती थी, अगर ये सब असली होता, लेकिन ये सब फरजाम खानजादा का नकाब था जो इसने अपने अंदर पलते गुस्से और कर्ब को छुपाने के लिए ओढ़ा था, बिल्कुल जैसे बहराम ने अपने गुस्से और कर्ब को छुपाने के लिए संजीदगी का लिबादा ओढ़ा रखा था। सकीना भी ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर फारिग हुई थी और अपनी बेटी के खाने बनाने लगी जो किसी भी वक्त कॉलेज से आने वाली थी। वैसे भी इस दुनिया में इनकी बेटी के सिवा इनका कोई नहीं था। उनकी बेटी सिर्फ 5 साल की थी जब इनका शौहर इस दुनिया में चला गया। आज भी वो सब याद करके वो दुखी हो जाती थी। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ पर वो मुस्कुराकर दरवाजे की जानिब चल दी, लेकिन दरवाज़ा खोलने पर उनकी नज़र चाहत के सूजे हुए मुंह पर पड़ी तो परेशानी से उसकी जानिब बढ़ी। चाहत, क्या हुआ मेरा बच्चा, मुंह क्यों बना रखा है तुमने? उन्होंने इसे कमरे में लाकर अपने पास बिठाते हुए पूछा। चाहत ने गुस्से से अपनी चादर उतार कर दूर उछाली। अम्मा, एक लड़का है कॉलेज में, रोज़ मुझे तंग करता है, मैं उससे बात नहीं करना चाहती, फिर भी फालतू में फ्री होने की कोशिश करता है। चाहत की बात पर सकीना ने परेशान होकर से देखा। अरे क्यों समझता क्या है खुद को, तुम परेशान मत हो, मैं बहराम बेटे को कहूँगी, वो पूछ लेगा उसे। बहराम के जिक्र पर चाहत के दिल बहुत ज़ोर से धड़का। रुखसार गुलाबी हो गए और उसने फौरन इनकार में सर हिला दिया। नहीं, आप खान जी को कुछ मत बताइएगा, ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर मेरा कॉलेज ही चेंज करवा दे। इतनी अच्छी सहेलियां हैं मेरी कॉलेज में, इनसे दूर नहीं जा सकती। चाहत ने बहाना बनाया, हालांकि सच तो ये था वो नहीं चाहती थी कि बहराम को इसके बारे में कुछ भी बुरा पता चले। सकीना ने मुस्कुराकर अपनी इकलौती बेटी को देखा। बचपन से ही चाहत बहराम खान को जी बुलाती थी, तो फिर मैं फरजाम बेटे को बता देती हूँ, वो फरजाम भाई तो खुद वहां लड़ने पहुंच जाएंगे और कोई पता नहीं इस लड़के को ही मार ना दे। चाहत ने सकीना की बात काटते हुए कहा। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ मेरी जान, इन दोनों के अलावा कौन है हमें पूछने वाला? सकीना ने परेशानी से कहा। फिर कुछ सोचकर इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। माशाल्लाह, इतने अच्छे बच्चे हैं दोनों। भला कौन होता है जो अपने बाप के यहाँ काम करने वाले मुलाजिम के घर वालों को इतना ख्याल रखे? तुम्हारे बाप के जाने के बाद भी उन्होंने कभी हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। ये घर दिया, हमारे घर का और तुम्हारी पढ़ाई का सब खर्चा उठा रहे हैं। बहराम साहब, फिर हमारी ज़िंदगी में कुछ तो इनका जानने का हक बनता है ना।
सकीना प्यार से चाहत का खूबसूरत चेहरा थाम कर कहा, लेकिन आप खान जी को कुछ नहीं बताएंगी अम्मा, वादा करें। क्या नहीं बताना मुझे? बहराम की आवाज़ पर दोनों ने घबरा कर दरवाजे में देखा, जहाँ बहराम मुलाजिम के साथ खड़ा था, जबकि मुलाजिम ने बहुत से शॉपर हाथ में पकड़े हुए थे। बहराम ने मुलाजिम को जाने को इशारा किया तो वो सारे शॉपर वहाँ रख कर चला गया। बताइए क्या बात है? वो बाहर आकर दरवाज़ा क्यों खुला था? मेरी तरह कोई भी अंदर आ सकता था। बहराम ने संजीदगी से कहा। अरे बहराम बेटा, आओ बैठो तो सही। बहराम खामोशी से बैठ गया और एक नज़र चाहत को देखा, जो सर झुकाकर बेचैनी से अपने हाथ मसल रही थी। तो बताए, क्या बताने से मना कर रही थी चाहत? बहराम ने चाहत को देखते संजीदगी से पूछा, जिसकी घबराहट मजीद बढ़ चुकी थी। वो कह रही थी कि उसके कॉलेज में हमारा फंक्शन है, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट करना था। चाहत जल्दी से सकीना की बात काट कर बोली और फिर मुस्कुरा कर बहराम को देखा। एक एक्ट है खान जी, जिसमें मुझे हीर बनना है, तो बस उसकी शॉपिंग करनी है। चाहत ने कामयाबी से झूठ बोलने पर खुद को मुबारकबाद दी। तो इसमें क्या बड़ा मसला है? मेरे साथ चलो और जो चाहिए ले लेना। बहराम की बात पर सकीना बेगम ने इनकार में सर हिलाया। नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम पहले ही इतना करते हो हमारे लिए। मैं खुद इसे बाजार ले जाऊंगी। सकीना ने मजाक मत करना चाही। वो नहीं चाहती थी कि बहराम मजीद उनके लिए कुछ करे, क्योंकि वो और फरजाम पहले ही उनका बहुत बोझ उठाए हुए थे। आप कहाँ उसे लेकर जाती रहेंगी अम्मा जी? आप फिक्र मत करें, मैं उसे सब ले दूंगा। बहराम ने संजीदगी से सकीना को कहा और चाहत की जानिब मुड़ा। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, चादर लेकर आ जाओ, और आइंदा किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताने में हिचकिचाना मत। इतना कहकर बहराम उठकर खड़ा हुआ तो सकीना भी उसके साथ खड़ी हो गई। रुको बेटा, तुमने तो कुछ लिया भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाती हूँ। बहराम ने इनकार में सर हिलाया। तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं अम्मा जी, देर हो रही है, अब चाहत को भेज दीजिएगा। इतना कहकर बहराम दरवाजे से बाहर चला गया और भागने के अंदाज में शीशे के पास आ गई और जल्दी से अपनी कमर तक आती चोटी को खोलकर लंबे बालों को कैचर में मुकीत कर लिया और हल्की सी लिपस्टिक होठों पर सजाने के बाद आंखों में गहरा काजल डाल लिया। इसके लिए तो यही काफ़ी था कि वो बहराम के साथ बाहर जा रही थी। चाहत बेटा, अच्छी बेटियां बाजार सज धज कर नहीं जाती। सकीना ने चाहत को जल्दी से तैयार होता देखकर टोका और उसकी काली चादर उसकी जानिब बढ़ाई। जब इनके साथ हिफाजत के लिए खान जैसा इंसान हो तो किस बात का डर अम्मा? चाहत ने बरजोश होकर कहा। बहराम के साथ जाने की खुशी उसके मासूम चेहरे से झलक रही थी, जो सकीना की जान दीदा आंखों से छुपी नहीं रही थी। अपना दिल मत लगाना चाहत, वो हमसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अपनी कलाई में सफ़ेद चूड़ियाँ चढ़ाते चाहत के नाजुक हाथ वहीं रुक गए। दिल तो कब का लग चुका है अम्मा जी, अब तो बात रूह तक जा पहुंची है। आप बिना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं, ज़्यादा मत सोचा करें, बाल सफ़ेद हो जाएंगे। चाहत ने शरारत से कहा और इनका गाल चूम कर चादर ओढ़ते हुए बाहर चली गई, जहां बहराम गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहा था। मेरी मासूम बच्ची की दिल की हिफाजत करने मेरे मौला, बहुत मासूम है वो, इसे हर तरह की तकलीफ़ से महफूज रखना। सकीना ने दुआ की, लेकिन वो नहीं जानती थी कि अब ये दुआ करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मोहब्बत का रोग तो मासूम दिल पर बहुत पहले से बिजलियाँ गिरा चुका था। ये काफ़ी अच्छा है भाभी, इस ड्रेस को ऑर्डर करते हैं। शीज़ा बेगम ने अपनी भावज अंजुम से कहा, जो इनके साथ आई। बेड पर ऑनलाइन ड्रेसेस देखने में मसरूफ़ थी। तुम क्या कहती हो मनाहिल, अच्छा है ना ये? अंजुम बेगम ने मनाहिल को पुकारा, जो इनके इतने करीब से बुद्ध बनी बैठी थी। मनाहिल? अंजुम बेगम ने मनाहिल की टांग पर अपना हाथ रखा तो वो खौफ से उछल कर उनसे दूर हुई। उसकी इस हरकत पर अंजुम बेगम के चेहरे पर नागवारी आई। मनाहिल कभी किसी को खुद को छूने नहीं देती थी। बेटे बेटे सो गई थी क्या? अंजुम बेगम के चेहरे पर सख्ती की देखकर मनाहिल ने घबराते हुए इनकार में सर हिलाया। नहीं ताई अम्मी, आप बताइए, कोई काम था क्या? इसके पूछने पर अंजुम बेगम के साथ साथ शीज़ा बेगम ने भी गहरा सांस लिया। कोई पहाड़ नहीं तोड़वानी है तुमने, बस कुछ पूछना था। लेकिन छोड़ो, लगता है तुम्हारे होश कायम नहीं। अंजुम बेगम ने नफरत से कहा तो मनाहिल अपना सर झुका गई। छोड़े भाभी, इसके होश कभी कायम भी रहे हैं क्या? ये तो है ही ऐसी अपनी ही दुनिया में मगन। और एक बात बताओ मनाहिल, क्या हमारे छूने से तुम्हारा गोरा बदन गंदा हो जाएगा, जो ऐसे रिएक्ट करती हो तुम हमारे हाथ लगाने पर? शीज़ा बेगम की बात पर मनाहिल ने नम आंखें उठाकर उन्हें देखा। नहीं, ऐसी बात नहीं है फुप्पू, मैं तो बस, क्या हो रहा है भाई यहाँ, मेरे बिना ही महफिल सजा ली। हिब्बा की आवाज़ पर अंजुम बेगम ने मुस्कुराकर अपनी बेटी को देखा, जो जीन्स टॉप में मलबूस घर में दाखिल हुई थी। लो आ गई मेरी प्यारी बेटी, यही हेल्प करेगी हमारी, मनाहिल से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। अंजुम बेगम ने नागवारी से मनाहिल को देखते हुए कहा, कैसी हेल्प चाहिए आपको? हिब्बा ने उनके करीब आते हुए पूछा तो वो दोनों उसे भी
टैब पर ड्रेसेस दिखाने लग गई, जबकि मनाहिल को अपना आप हमेशा की तरह फालतू ही लग रहा था। अच्छा मम्मा, ये बेस्ट है, आप ये ले लें, और फुप्पो आप ये सूट करेगा, मैं ज़रा रेस्ट कर लूँ, लंच मेरे रूम में ही भिजवा देना। हिब्बा इतना कहकर वहाँ से चली गई। शीज़ा बेगम ने मुस्कुरा कर मनाहिल को देखा, जो अभी भी खामोशी से उनके पास बैठी थी। वैसे अपनी हिब्बा को देखिए, कितनी अच्छी और लायक बच्ची है, इतना कॉन्फिडेंस है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, वरना कुछ लोग तो बस मुंह बनाकर घर बैठे रहते हैं और नालायकों की तरह प्राइवेट तालीम लेकर गुजारा करते हैं। शीज़ा की बात पर मनाहिल ने बेचैनी से अपने हाथ मसलने लगी। जी कहती है कि लोगों में जाने से डर लगता है, जैसे लोग तो खा ही जाएंगे ना उसे। मत पूछो शीज़ा, कितनी बेइज्जती होती है हमारी। लोगों को लगता है उसके माँ बाप नहीं हैं तो हम इस पर कंजूसी कर रहे हैं। अब इन्हें क्या पता मैडम गट्स ही नहीं है यूनिवर्सिटी जाने के। अंजुम बेगम ने नफरत से कहा और अपनी तजलील को बर्दाश्त करती मनाहिल खामोशी से अपने आंसू पीने लगी। ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ था, अब तक तो इसे यूं आंसू पीने की आदत हो चुकी थी। 6 साल की थी जब वो इसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। जब से इसने होश संभाला तब बस अपने ताया अल्ताफ बेगम, ताई अंजुम बेगम और इनकी एक लौती बेटी हिब्बा को ही अपने इर्द गिर्द देखा था। उसके 2 मामू भी थे जो कनाडा रहते थे और मनाहिल के होने या ना होने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मनाहिल के बाबा शहाब के पास एक बड़े भाई अल्ताफ बेग और एक बहन शीज़ा थी, जिनकी अपनी 2 बेटियां और एक बेटा था। शीज़ा बेगम की बेटियां भी उनके जैसी थी, मनाहिल को तो कुछ समझती ही नहीं थी, जबकि उनके बेटी की नज़रों से ही मनाहिल को उलझन होती थी। जबकि उसके ताया अल्ताफ की इकलौती बेटी हिब्बा फिर भी उसे नरमी से पेश आ जाया करती थी, लेकिन ज़्यादा वक्त वो अपनी दोस्तों के साथ गुजारना पसंद करती थी। मनाइल ने हसरत से आपस में बात करती शीज़ा और अंजुम बेगम को देखा। रिश्तों के करीब होते हुए भी इनकी मोहब्बत से महरूम थी, क्योंकि इसे वो मोहब्बत दिलाने वाले इसके माँ बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। अपनी खालीपन को महसूस करते बहुत से आंसू मनाहिल की आंखों से बह निकले। तभी मोबाइल बजने की आवाज़ पर मनाहिल ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ दिए। अरे फैज़ का फ़ोन है, शीज़ा बेगम ने चहकते हुए कहा, जबकि अपने फुप्पा के जिक्र पर मनाहिल का सांस उसके सीने में ही अटक चुका था। नाजुक वजूद खौफ की शिद्दत से थर थर कांपने लगा। कैसे हैं आप फैज़? शीज़ा बेगम फ़ोन उठाकर चहकते हुए पूछ रही थी और मनाहिल वहाँ बैठी सांस लेने की कोशिश कर रही थी, जो हमेशा उसके खौफ में मुब्तला होने पर रुक जाया करता था। मैं तो बस मनाहिल और भाभी के साथ बातें कर रही थी। उस शख्स के सामने अपना जिक्र किए जाने पर मनाहिल जल्दी से उठी और वहाँ से भाग गई, जैसे वो फ़ोन में से निकल कर उसे पकड़ लेगा। वो जल्दी से अपने कमरे में आई और दरवाज़ा लॉक करने के बाद उसके साथ टेक लगाकर ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हुए अपना हाल बहाल करने लगी। नम सहमी पलकों ने कमरे में मौजूद बेड को देखा तो 7 साल पहले का हर मंजर उसकी नज़रों के सामने फिल्म की तरह चलने लगा। मनाहिल ने फ़ौरन अपना चेहरा घुटनों में छुपाया और बाजू अपनी गिरद लपेटते हुए फूट फूट कर रो दी, लेकिन उसके इस कर्ब में उसका सहारा बनने वाला कोई नहीं था, कोई भी नहीं। माजी वो मुर्दा हालत में सड़क पर चल रही थी। जहन में अभी भी अपने भाइयों की बातें गूंज रही थी, जिसके लिए इसने अपने माँ बाप को रुसवा किया था। उससे बर्बाद होने के बाद वह अपने माँ बाप के पास गई थी, उस उम्मीद पर कि माँ बाप से ज़्यादा बच्चों को कोई नहीं चाहता और वो अपनी औलाद की हर गलती माफ़ कर देते हैं। लेकिन यह उसका ख्वाब ही था। अपने घर पहुँच उसे पता चला कि उसके माँ बाप तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे और भाइयों ने तो उसे दरवाजे पर ही कह दिया था कि अब इसे इनका कोई ताल्लुक नहीं। वो जो एक आखिरी उम्मीद के साथ वहाँ गई थी, अब वो उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी। वरदा खुद नहीं जानती थी कि अब वो कहाँ जा रही थी। चलते चलते उसे यह अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि वो सड़क के दरमियान में आ चुकी है। अचानक एक गाड़ी से टकराने की वजह से वो बहुत ज़ोर से ज़मीन पर जा लगी और साथ ही होश की दुनिया से बेगाना हो गई। होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी और एक आदमी परेशानी से उसके करीब कुर्सी पर बैठा था। शुक्र है खुदा का आप होश आ गया आपको, आप ठीक तो है ना? वरदा ने हैरत से उस शफीक सूरत वाले आदमी को देखा, फिर एक घायल मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। इस बात का तो अफसोस है कि मैं ठीक हूँ, काश मर जाती तो बेहतर होता। उस शख्स ने हैरत से वरदा की तरफ देखा। देखिए मिस, अगर आपको सुसाइड करने का इतना ही शौक है तो किसी और की गाड़ी के सामने आ जाती। यूं शरीफ बंदे ने आपकी वजह से जेल चले जाना था। उस शख्स की बात पर वरदा ने गुस्से से अपने दांत कचकचाए। तो चले जाएं आप यहाँ से, इसके बाद चैन से मर जाऊंगी मैं। वरदा गर्राई तो उस शख्स के चेहरे से शरारती मुस्कुराहट गायब हो गई। अच्छा सॉरी मिस, मैं मजाक कर रहा था, आप बुरा मत माने। वरदा ने कर्ब से आंखें मींच लीं। प्लीज़ चले जाएं यहाँ से। क्यों? ताकि आप आराम से सुसाइड कर सके। वरदा ने लहू रंग आंखों से उसे देखा। मैं मरूं या जीऊं, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? उस शख्स ने गहरा सांस लिया। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि आपके साथ किसी और की भी ज़िंदगी जुड़ी है। वरदा ने हैरत से उसे देखा। यू आर प्रेग्नेंट मिस, और आपकी खुदकुशी का गुनाह तो
अल्लाह ताला माफ़ कर दे, लेकिन इस मासूम को मारने का गुनाह बहुत बड़ा है। उसके बाद पर वर्दा का सांस तक उसके सीने में अटक चुका था। बेसाख्ता उसने अपने हाथ हाथ पेट पर रखे और फिर फूट फूट कर रो दी। प्लीज़ आप रोए मत। तो क्या करूं मैं, कुछ नहीं बचा मेरे पास, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। वर्दा ने फूट फूट कर रोते हुए कहा। मुझे बताए क्या हुआ है, दुख बांटने से कम होता है। वर्दा ने हैरत से उस अनजान शख्स को देखा। मैं एक अनजान शख्स को कुछ यूं बताऊं? इस बात पर वो शख्स मुस्कुरा दिया। यही तो बात अच्छी है कि हम अनजान हैं, आपको डर नहीं होगा कि मैं आपका राज किसी के सामने खोल दूंगा। वर्दा पहले तो खामोश रही, फिर रोते हुए से हर बात बताती चली गई, जबकि वो शख्स खामोशी से उसकी हर बात सुनता रहा। आपको जाकर उस बच्चे के बारे में बताना चाहिए। पूरी बात सुनकर उसने कहा तो वर्दा ने इनकार में सर हिला दिया। आप उसे नहीं जानते, वो बहुत बुरा इंसान है। उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये भी हो सकता है कि वो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा दे। इतना कहकर वर्दा फिर से रोने लगी। तो आप अपने वालिदैन को बता दीजिए। वर्दा आंसू पोंछ कर मुस्कुरा दिए। पहले ही उन्हें दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, अगर एक बच्चे के साथ जाऊंगी तो इनकी इज्जत का क्या होगा। वर्दा की बात सुनकर वो शख्स भी कुछ देर के लिए खामोश हो गया। तो फिर जिंदगी में आगे बढ़ जाए। बात करने के अंदाज से आप पढ़ी लिखी लगती है, इसीलिए जॉब करें और अपने बच्चे की परवरिश करें। जिंदगी की खूबसूरती यही है कि हम उसे इम्तिहानों में भी आगे बढ़ते रहें, इसे ख़त्म कर देना हल नहीं होता। वर्दा हैरत से उस मेहरबान सूरत वाले आदमी को देखने लगी। लेकिन मैं कहाँ जॉब करूंगी और कैसे? इस बात पर उस शख्स ने अपना कार्ड निकाल कर उसके सामने रखा। छोटा मोटा बिजनेसमैन है ये नाचीज, आपको अपनी कंपनी में जॉब के साथ साथ एक प्राइवेट फ्लैट और थोड़ी बहुत सहूलत ऑफर कर सकता हूँ। अब ये आप पर है कि आप एक अनजान शख्स पर भरोसा करती हैं या नहीं। इतना कहकर वो शख्स वहाँ से उठ गया। अगर करती है तो बाहर अपनी गाड़ी में अब मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, जो मैं अगले 1 घंटे तक करता रहूँगा। आप अच्छी तरह से सोच समझ कर फैसला कर लें। उसके बाद वो शख्स वहाँ से चला गया और वर्दा कितनी ही देर वहाँ बैठकर आंसू बहाती रही। हाथ मसलसल अपने पेट पर थे, जहाँ उसके शौहर अल्ताफ हैदर बैग की औलाद पल रही थी। उसे हाथ में पकड़े कार्ड को देखा जिस पर सुलेमान खानजादा का नाम लिखा हुआ था। आखिरकार उसने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया और आंसू पोंछकर अपनी नई जिंदगी की तरफ चल दी। चाहत हैरत से अपने इर्द गिर्द लोगों को हुजूम और रौनक को देख रही थी। बहराम उसे शॉपिंग करवाने के लिए सिंटोर मॉल लेकर आया था। चाहत इस्लामाबाद ज़रूर रहती थी, लेकिन उसका मोहल्ला इतना भी खुशहाल नहीं था। यूँ पहली मर्तबा इतने बड़े मॉल में आकर वो किसी खोए हुए बच्चे की तरह हैरत से मुँह खोले इर्द गिर्द देख रही थी। कभी खड़े होकर नज़ारे देखने की वजह से वो पीछे रह जाती तो भागकर फिर से बहराम के साथ चलने लगती। तो क्या चाहिए तुम्हें? बहराम के पूछने पर चाहत ने उसका चकाचौंध से ध्यान हटाया। शलवार कमीज हीर जैसी पंजाबी स्टाइल की। बहराम ने संजीदगी से इस बात में सर हिलाया और उसे गारमेंट्स डिपार्टमेंट की जानिब ले जाने लगा। वैसे खान जी, इतने बड़े मॉल में आने की क्या ज़रूरत थी? आप मुझे बाजार ले जाते, वहाँ से इतने प्यारे कपड़े मिल जाने थे। चाहत ने इर्द गिर्द महंगे कपड़ों को देखते हुए कहा। अगर वो ज़्यादा महंगे कपड़े लेकर जाती तो ख्वामख्वाह अम्मा से डांट पड़ती। क्यों, तुम्हें यहाँ से कुछ पसंद नहीं आ रहा क्या? नहीं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इतनी महंगी चीज़ें लूँगी तो अम्मा डांटेगी। आपका इतना खर्चा करवा दिया। चाहत ने काजल से सजी बड़ी सी मासूम निगाहें उठाकर कहा। तो बहराम बेसाख्ता अपनी नज़रें फिर गया। तुम इसकी फिक्र मत करो, वो लो जो तुम्हें पसंद है। चाहत मुस्कुरा दिया और बहुत मेहनत के बाद उसे एक मल्टी कमीज मिल पसंद आई, जिसके साथ गुलाबी पटियाला शलवार और दुपट्टा बहुत ज़्यादा जच रहा था। फिर बहराम उसे जूतों की दुकान पर ले गया, जहां उसने चाहत को मैचिंग खसा लेकर दिया। अब वो और कुछ भी चाहिए? बहराम के पूछने पर चाहत ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। जी, उसके साथ झुमके भी तो पहनूंगी ना। बहराम ने गहरा सांस लिया तो चाहत फौरन घबरा गई। अगर आप थक गए हैं तो कोई बात नहीं खान जी, मैं घर से पहन लूंगी। नहीं, कोई बात नहीं, चलो। बहराम उसे ज्वेलरी शॉप की तरफ ले जाने लगा तो चाहत बेसाख्ता मुस्कुरा दी। बहुत सी ज्वेलरी देखने के बाद उसे सिल्वर कलर की झुमके पसंद आए, जो सूट की कढ़ाई से मैच हो रहे थे। ये चाहिए मुझे खान जी, कितने प्यारे हैं ना ये। भाई कितने के हैं ये? चाहत ने मुस्कुराते हुए हाथ में पकड़े झुमके के आगे करके पूछा। जस्ट 80,000 मैम। कीमत सुनकर चाहत की खूबसूरत आंखें हैरत से फैल गई। इतने महंगे? ऐसा क्या लगा है इनको भाई? खुदा का खौफ करो, बाजार से ऐसे 150 में आराम से मिल जाए। चाहत खामोश। बहराम ने उसे टोका और अपना क्रेडिट कार्ड दुकानदार की जानिब बढ़ाया। नहीं खान जी, अच्छे से जानती हूँ ऐसे लोगों को। ऊंची बिल्डिंग में दुकान बना ली तो क्या 4-4 हाथों से लूटेंगे लोगों को? शराफत से बता रही हूँ, 500 में देने हैं तो दो, वरना नहीं लेने हमने। चाहत की बात पर अकाउंट भी हल्का सा हंस दिया। ये टैग प्राइस है मैम, अब बार्गेनिंग नहीं कर सकती। वैसे भी झुमके वाइट गोल्ड में हैं, इसलिए महंगे हैं।
चाहत अब बाकायदा अपना हाथ कमर पर रख चुकी थी। तो ठीक है, रखो अपने पास, कल ऐसे ही झुमके 200 में ला कर ना दिखाए तुम्हें तो कहना। चले खान जी, हम नहीं लेंगे इतनी महंगी चीज़ें, दुकान में लिफ्ट्स क्या लगा लिए, लूटने लग गए हैं लोग। मैं तो कहती हूँ चाहत बस। चाहत जो अपनी ही धुन में बोलती जा रही थी, बहराम की सख्ती से कहने पर खामोश हो गई। तुम ये झुमके पैक कर दो। बहराम ने अपना कार्ड उसकी तरफ संजीदगी से बढ़ाते हुए कहा। लेकिन खान जी ये, चाहत ने मजामत करना चाहिए जो बहराम की घुरी पर बंद हो गई। अब आवाज़ ना आए तुम्हारी, बहराम ने सख्ती से कहा तो चाहत ने कस के मुंह पर बंद कर लिया। बहराम ने उस आदमी से बैग पकड़ा और चाहत को अपने साथ लेकर आया जो अब मुंह बसोरे हुई थी। वो खामोशी से आकर गाड़ी में बैठा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे अंदाजा हुआ उसके करीब बैठा वजूद रो रहा था। क्या हुआ तुम्हें? बहराम ने संजीदगी से पूछा तो चाहत ने अपनी कमीज के बाजू से आंसू साफ किए। उसके हाथ हिलाने से चूड़ियों की खनक खामोशी गाड़ी में गूंज उठी। आपने डांटा मुझे खान जी, इसलिए रो रही हूँ। चाहत ने मुंह फेरते हुए कहा। इस वक्त वो नाराज सी, इतनी क्यूट लग रही थी। बहराम की जगह कोई और होता तो ज़रूर मुस्कुरा देता। तो जब मैंने तुम्हें खामोश होने को कहा था तो तुम क्यों नहीं हुई? चाहत फौरन आंसू पोंछ कर उसकी जानिब पलटी। वो इतने महंगे झुमके थे खान जी, और आप? कोई महंगे नहीं थे चाहत, तुम्हारी पसंद की तो कोई कीमत नहीं। अगर वो लाखों के होते भी तो तुम्हें पसंद आते, ये कोई कीमत नहीं। बहराम की बात पर चाहत की आंखें हैरत से मजीद फैल गई, जबकि खूबसूरत गाल गुलाबी हो चुके थे। सब ले लिए या कुछ और भी रहता है? बहराम की बात पर चाहत ने फिर से हाँ में सर हिला दिया। परांदा? बहराम ने हैरत से उसे देखा। तुमने परांदा का क्या करना है? तुम्हारे बाल तो पहले ही लंबे हैं। चाहत ये जानकर मुस्कुरा दी कि बहराम इस पर गौर करता है। लेकिन हीर पहनती थी ना परांदा, इसीलिए चाहिए। बहराम ने गहरा सांस लिया। तो वापस चले क्या? नहीं खान जी, धागे का परांदा देख कर नहीं, कहीं निकलवा लो, लाख रुपया। चाहत ने मुंह बनाकर कहा। आप मेरे साथ बाजार चले, वहां से ले लेंगे परांदा। और बहराम ने दिलचस्पी से पूछा। मैंने कॉलेज से आकर खाना नहीं खाया था तो बहुत भूख लगी है, क्यों ना मिलकर गोलगप्पे खाएं? चाहत ने मुस्कुराते हुए मासूमियत से कहा। गोलगप्पे? जी खान जी, खा कर तो देखें, आप अपने होटलों का खाना भी भूल जाएंगे। चाहत ने मुस्कुराकर कहा, जबकि बहराम गहरा सांस लेकर रह गया। लेकिन कुछ ही देर में वो इसे बाजार से परांदा भी दिलवा चुका था और उसके साथ गोलगप्पे भी खा चुका था। इस सब के बाद इसने चाहत को घर वापस छोड़ दिया। आप अंदर नहीं आएंगे? बहराम को गाड़ी में बैठा देखकर चाहत ने पूछा। नहीं, मुझे देर हो रही है, फिर कभी आऊँगा। बहराम ने मोबाइल की जानिब देखते हुए कहा। तो फिर आप मेरे फंक्शन पर आएंगे ना? बहराम ने आईब्रो उचकाकर उसे देखा। देखिए खान जी, सबके घर में कोई ना कोई आता है। मैंने भी अम्मा को कहा था साथ चलने को, लेकिन वो कहती है कि वो वहाँ जाकर क्या करेगी। तो प्लीज़ आप आ जाना। चाहत में, प्लीज़ खान जी। बहराम उसे बताना चाहता था कि उस दिन उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग है, लेकिन उसके चेहरे पर वो उम्मीद देख कर मना नहीं कर पाया। वह जिसको फरजाम के अलावा किसी के होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता था, इस छोटी सी लड़की के सामने हमेशा बेबस हो जाता था। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। चाहत खुलकर मुस्कुराई और फिर अपना हाथ हिलाते घर की जानिब चल दी। और वो इसके घर में दाखिल होने के बाद बहराम ने भी अपनी मंजिल की जानिब चल दिया। फरजाम की आंख दोपहर को 2 बजे खुली तो इसने अपने आप को एक नई जगह पर पाया। उसका सर बुरी तरह से चकरा रहा था। उसे कल रात का हर पल याद आया कि कैसे जीत की खुशी में उसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पी थी। वो शराब को हाथ भी नहीं लगाता था क्योंकि उसके बाबा को इससे बहुत ज़्यादा नफरत थी। लेकिन ना जाने कल रात ऐसा क्या हो गया, वो खुद से बनाया उसूल ही तोड़ चुका था। हे बेबी, उठ गए तुम? फरजाम ने हैरत से एक लड़की को देखा जो तौलिए से अपने गीले बाल रगड़ती अभी वॉशरूम से निकली थी। क्या हुआ था कल रात? फरजाम के सवाल पर इस लड़की के होठों पर शातिराना मुस्कुराहट आई। तुम्हें याद नहीं? फरजाम ने दांत कचकचा कर इनकार में सर हिलाया। कोई बात नहीं बेबी, तुम नशे में बहके हुए थे, इसीलिए हमारा हसीन पल तुम्हें याद नहीं। इस लड़की ने फरजाम के करीब आकर उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा। अचानक ही फरजाम उसकी गर्दन को अपने हाथ में दबोचा और उसे बेड से लगाकर लाल अंगार आंखों से उसे घूरने लगा। कह दो ये झूठ है। फरजाम बोलने से ज़्यादा गर्राया था और उसका ये रूप देखकर लड़की से बोला नहीं जा रहा था। फरजाम, क्या कर रहा है तू? छोड़ उसे। फरजाम के दोस्त गलरीस ने फरजाम को पकड़कर इस लड़की से दूर करना चाहा, लेकिन इस लड़की की गर्दन पर फरजाम की पकड़ मजबूत थी। नहीं, इसे मेरे करीब आने की सज़ा ज़रूर मिलेगी। नहीं फरजाम, वो मेरे साथ थी, कसम से। तुम यहाँ आते ही सो गए थे। फरजाम ने गहरी निगाहों से गलरीस को देखा और इस लड़की की गर्दन छोड़कर सीधा हो गया। इसे कह दो कि ऐसा ख्याल अपने जहन में लाया ना करे तो अच्छा होगा इसके लिए। फरजाम ने फर्श पर पड़ी अपनी जैकेट कंधे पर डाली और जेब से सिगरेट निकालकर मुंह में लेने के बाद वहां से बाहर निकल गया। गलरीस उसके पीछे आया। वैसे तो इतना डैशिंग है यार कि जिस लड़की को कहेगा वो तेरे सामने बिछ जाएगी, तो क्यों खुद को इस सब से दूर रखता है? गलरीस के सवाल पर फरजाम सिगरेट का गहरा कश लेकर उसकी जानिब मुड़ा।
फरजाम का ये जो वजूद फालतू नहीं है कि कोई भी उसके करीब आ जाए, ये सिर्फ उसकी अमानत है जिस पर उसका हक होगा, बिल्कुल जैसे उसका वजूद मेरी अमानत है। फरजाम के फ़क्र से कहने पर गलरीस ने सीटी बजाई। वाह यार, तू कौन है वो खुश नसीब जो हमारी भाभी बनेगी? फरजाम के होठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। सिगरेट ने फिर से मगरूराना भी लबों को छुआ। वो खुश नसीब वो होगी जो अपनी पहली निगाह से ही दिल में उतर जाएगी, फिर वो खुद की भी नहीं रहेगी। ऐसे छुपा लूंगा उसे मैं सबसे। उफ, इतना जुनून क्या बनेगा उस मासूम लड़की का? फरजाम ने निगाहें घुमाकर उसे देखा। फिक्र मत कर, कभी नहीं जान पाएगा तू, क्योंकि जब वो मिलेगी तो छुपा लूंगा उसे सबसे, सिर्फ अपने लिए। इतना कहकर फरजाम वहां से चला गया और गलरी से उस लड़की की किस्मत पर मातम करता रह गया जिसने फरजाम खानजादा का जुनून बनना था। मनाहिल अपने कमरे से बाहर आई थी। घर में कोई भी उससे ज़्यादा बात नहीं करता था, इसीलिए वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। लेकिन अभी अपने दुखते सर की वजह से उसे कॉफ़ी की शिद्दत तलब हुई थी, इसीलिए वो कमरे से निकलकर किचन की तरफ जा रही थी जब अचानक से कोई उसके सामने आ गया। मनाहिल सहम कर खड़ी हो गई और निगाहें उठाकर उस आदमी को देखना चाहा जो इसका रास्ता यूं रोक चुका था। लेकिन उस शख्स पर नज़र पड़ते ही मनाहिल का सांस उसके सीने में अटक चुका था। वह इस भारी भरकम वजूद और खुद सख्त नकुश वाले शख्स को कैसे भूल सकती थी? इस वक्त उसके सामने मौजूद शख्स कोई और नहीं, फैज़ मलिक था। कैसी हो मनाहिल? सब मिले मुझसे, लेकिन तुम मुझे कहीं नजर नहीं आई। फैज़ ने खबासत से मुस्कुराते हुए कहा, जबकि मनाहिल तो बस खौफ से कांपती उससे दूर होती जा रही थी। लेकिन फैज़ भी अपने कदम उसकी जानिब बढ़ा था, उसके करीब आता जा रहा था, हत्ता कि मनाहिल हॉल की दीवार से जा लगे। लेकिन फैज़ उसके करीब आकर अपना हाथ उसके सर के पास रखकर उसका रास्ता रोक चुका था। जानती हो, इतने साल स्पेन में रहकर कितना याद किया मैंने तुम्हें, कितना याद किया मैंने उस रात को। फैज़ ने हाथ बढ़ाकर उसके हसीन चेहरे पर आती लट को छुआ तो मनाहिल के होठों से हल्की सी चीख निकल गई। फैज़ ने फौरन अपना भारी हाथ उसके होठों पर रख दिया। मनाहिल, जानती हो ना, चिल्लाने से सज़ा मिलती है। उसकी बात पर मनाहिल ने ज़ोर से अपनी नम पलकें बंद कर ली और अपनी निजात के लिए दुआ करने लगी। क्या हो रहा है यहाँ? शीज़ा की आवाज़ पर फैज़ फ़ौरन मनाहिल से दूर हुआ और घबरा कर अपनी बीवी को देखा। कुछ नहीं, वो बस मनाहिल बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसका हाल चाल पूछ रहा था। फैज़ ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन शीज़ा दोनों को गहरी निगाहों से देख रही थी। अपने रूम में जाओ मनाहिल। मनाहिल ने हाँ में सर हिलाया और भागने के अंदाज से वहाँ से चली गई। उसके जाते ही शीज़ा फैज़ के करीब आई। मनाहिल मेरी भतीजी है फैज़, और इस लिहाज से हमारी बेटी की तरह है। फैज़ ने गहरा सांस लेकर अपना हाथ शीज़ा के कंधे पर रखा। जानता हूँ मैं ये बात शीज़ा, तो बेहतर होगा इस बात को याद रखिए आप। शीज़ा ने सख्ती से कहा। क्या हो गया, सब ठीक है ना? अल्ताफ़ की आवाज़ पर वो दोनों इसकी तरफ मुड़े। अपने भाई को देखकर शीज़ा बुखला गई। जी भाई, सब ठीक है, बस काफ़ी अरसे के बाद आए हैं ना फैज़ स्पेन से, तो इनके साथ कुछ मामला तय कर रही थी। अल्ताफ़ ने संजीदगी से हाँ में सर हिलाया। फैज़, तुम मेरे साथ पास आकर ज़रा मेरी बात सुनोगी? इतना कहकर अल्ताफ़ अपने कमरे की जानिब चल दिया और फैज़ भी उसके पीछे चला आया। फैज़ अपना छोटा सा बिजनेस बहुत पहले ही अल्ताफ़ के बिजनेस के साथ जोड़ चुका था और काफ़ी सालों से उसकी सिलसिले में स्पेन में रहा था। तुम्हें कहा था यहाँ आने से पहले बहराम खानज़ादा से मिलकर बात करना, क्या तुमने इसकी बात की? कमरे में आकर अल्ताफ़ ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। जी भाई साहब, मैंने बात की थी। तो क्या जवाब दिया उसने? फैज़ ने अपनी निगाहें घुमाई। कहता है उसे किसी के साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं, और अगर आपका कोई इरादा है तो खुद आकर बात कर ले। अल्ताफ़ ने ऐब्रू झुकाकर अपने बहनोई को देखा। कुछ ज़्यादा ही हुआ, हवा में उड़ नहीं उड़ रहा बच्चा? अरे उड़ेगा ही भाई साहब, पाकिस्तान के साथ साथ कई मुल्कों में फैला है उसका बिजनेस। उरूज के दौर में किसी के पैर ज़मीन पर लगते हैं, लेकिन अगर हमने जल्दी ही किसी बड़ी कंपनी के साथ अपना नाम ना जोड़ा तो हमारा जवाल ज़रूर शुरू हो जाएगा। अल्ताफ़ ने गहरा सांस लिया और इस बात से बखूबी वाकिफ़ थे कि उनका बिजनेस आजकल लॉस में जा रहा था और इन्हें एक बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने की सख्त ज़रूरत थी। कितना अच्छा होता ना ये दोनों भाई अपने माँ बाप के साथ मिलकर मर जाते। कहना क्या चाहते हो? अल्ताफ़ ने भवें उचकाकर पूछा। अरे याद नहीं भाई साहब, कैसे सुलेमान खानज़ादा के घर आग लग गई थी जिसमें वो और इसकी बीवी झुलस कर मर गई, लेकिन दोनों बच्चे बच गए। अगर ऐसा ना होता तो आज इनकी कंपनी हमारी कंपनी से ऊपर होकर हमें प्रोडक्ट बिकने से ना रोक रही होती। पहले तो फैज़ की बात पर अल्ताफ़ खामोश रहा, फिर कुछ सोचकर एक शातिराना मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। इनका जिंदा होना भी हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, अल्ताफ़ ने मुस्कुराकर कहा और फिर अपने दोनों हाथ मेज़ पर रखे। बहराम खानज़ादा मिलना चाहता है ना मुझसे? कल ही मैं उससे इस्लामाबाद में मिलने जाऊंगा। फैज़ ने गहरी निगाहों से अल्ताफ़ के चेहरे पर शैतानी देखी। क्या सोच रखा है अपने भाई ने?
अल्ताफ़ के चेहरे की मुस्कान गहरी हो गई। वक्त आने पर बताऊंगा फैज़, फिक्र मत करो, मेरा ये चालाक दिमाग बहुत कुछ कर सकता है। अल्ताफ़ ने फैज़ को बाहर जाने का इशारा किया तो वो खामोशी से बाहर आ गया, लेकिन ध्यान अभी भी अल्ताफ़ की बातों पर ही था। वो जानने के लिए मरा जा रहा था कि उसके साले शैतानी दिमाग में कौन सा मंसूबा चल रहा था। चाहत ने तैयार होकर खुद को आईने में देखा तो एक शर्मीली सी मुस्कुराहट इसके लबों पर आई। बहराम के दिलवाए जोड़े और झुमकों में हल्के से मेकअप के साथ वो लगी इतनी प्यारी रही थी। लंबे बालों में मल्टी कलर का परांदा डालकर चोटी बनाई गई थी जो चाहत के बाएं कंधे पर थी। सकीना उसकी चादर लेकर उसके पीछे आई। चाहत बेटा, देर हो रही है, कब तैयार? सकीना की नज़र चाहत पर पड़ी तो अल्फाज मुंह में ही रह गए। बेसाख्ता वो अपनी बच्ची के पास आई और मोहब्बत से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, किसी की नज़र ना लग जाए मेरी चंदा को। सकीना ने कुछ पैसे निकाल कर उसके सदके निकालते हुए कहा, अम्मा, खान जी ने जाना था ना मेरे साथ, वो कब आएंगे? सकीना चादर पकड़कर उसके सर पर रखने लगी। आता ही होगा, लेकिन तुमने उसे ख्वामखा क्यों परेशान किया है? पता नहीं अपने कितने काम पीछे डाल कर आ रहा होगा वो। चाहत ने मुस्कुराते हुए सकीना के गाल खींचे। फिक्र मत करें अम्मा, अपनी खुशी से आ रहे हैं वो। तभी दरवाजे खटकने की आवाज़ पर सकीना मुस्कुराकर दरवाजे की तरफ चल दी। अरे आओ बहराम बेटा। चाहत बहराम का नाम सुनकर मुस्कुरा दी और खुद पर आखिरी निगाह डालने के बाद चादर लेकर कमरे से बाहर आ गई। चाहत तैयार है, तुम बैठकर चाय वगैरह पी लो। बहराम ने इनकार में सर हिला दिया। नहीं अम्मा जी, अभी देर हो रही है, आप चाहत को भेज दें, उसे वापस घर छोड़कर मुझे किसी ज़रूरी काम से भी जाना है। बहराम ने संजीदगी से कहा, तुम अपना कोई ज़रूरी काम तो छोड़कर नहीं आए? मैंने कहा भी था चाहत को कि तुम्हें परेशान नहीं करे, लेकिन बच्ची है ना। नहीं, आप परेशान मत हो, मैं कोई ज़रूरी काम छोड़कर नहीं आया। बहराम ने साफ झूठ बोला। हालांकि सच तो ये था, यहाँ आने के लिए उसे अपनी मीटिंग छोड़नी पड़ी थी, जिसकी वजह से उसकी कंपनी को बैठे बिठाए करोड़ों का नुकसान हो चुका था। चाहत अगर तैयार नहीं हो तो मैं बाद में। नहीं, मैं तैयार हूँ, कब से चले? बहराम की बात मुकम्मल होने से पहले ही चाहत भागकर बहराम के पास आई और अपनी चादर संभाल कर चहकते हुए कहने लगी। बहराम खामोशी से आगे बढ़ गया और चाहत सकीना से मिलकर उसके पीछे चल दी। तकरीबन 10 मिनट के सफ़र के बाद ही वो दोनों चाहत के कॉलेज के बाहर मौजूद थे। तुम चलो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। चाहत ने फौरन अपना मुंह बसोड़ लिया। सच में आ गए ना? 10 मिनट का कहकर गायब तो नहीं होंगे जाएंगे ना? बहराम ने गहरा सांस लेते हुए इनकार में सर हिलाया। ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। इतना कहकर चाहत गाड़ी से निकलकर अपने कॉलेज में दाखिल हो गई, जहां उसकी सहेलियां उसका इंतज़ार कर रही थी। उफ चाहत, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। अपनी एक सहेली की बात पर चाहत ने इतराते हुए उसे देखा। प्यारी तो लगूंगी ना, ये सब कुछ खान जी ने मुझे मॉल से लेकर दिया है, सिवाय परांदे के, वो बाजार का है। चाहत की बात पर उसकी सहेलियां हंस दी। शुक्र है प्रिंसिपल साहब ने कहा लड़के और लड़कियों का फंक्शन अलहदा होगा, वरना वो सैफ़ी आज फिर तुम्हें परेशान करता। सैफ़ी के जिक्र पर ही चाहत का मूड बुरी तरह ऑफ हुआ। तुम इसकी शिकायत अपने खान जी को क्यों नहीं लगा लेती? क्योंकि फिर खान जी मेरा कॉलेज बदलवा देंगे। बुद्धू, वैसे भी वो जो भी करता है फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए मेरी बला से। चाहत ने अपना परांदा कमर की जानिब फेंकते हुए कहा, उफ सच में कुछ भी कर लो, तुम्हें कोई एतराज़ नहीं? सैफ़ी की आवाज़ पर चाहत घबरा कर पलटी और इस आवारा से लड़के को देखा जो आवारगी के लिए पूरे कॉलेज में मशहूर था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाहत ने उसके पास आकर गुस्से से पूछा। दीदार इश्कम करने आया था। अब प्रिंसिपल साहब ने तो यहाँ आने से मना किया है, लेकिन हसन के दीदार के लिए इतना ख़तरा मोल लेना पड़ता है। सैफ़ी ने खबासत से बबल चबाते हुए कहा, सैफ़ी मैं तुम्हें कह रही हूँ, चले जाओ यहाँ से। अगर खान जी आ गए ना तो चले जाओ प्लीज़। सैफ़ी उसकी बेचैनी देखकर मुस्कुरा दिया। ठीक है, चला जाऊँगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? 200 जूते, और वो भी तुम्हारे सर पर। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, शराफत से कह रही हूँ। चाहत ने अब उसे धक्का दिया, लेकिन सैफ़ी ने अपना हाथ वहाँ रख कर आँखें मूंद ली जहाँ चाहत ने उसे धक्का देने के लिए छुआ था। उफ, दिल को करार आया, तुझ पर प्यार आया। सैफ़ी के गुनगुनाने पर चाहत ने दांत पीसे और खुद ही अपनी सहेलियों के साथ वहाँ से चली गई। कुछ ही देर में चाहत का एक्ट शुरू होने वाला था और चाहत वो सब बहराम को दिखाने के लिए बहुत बेचैन थी जो इसकी टीचर ने सिखाया था। वो तो शुक्र था कि फैमिली मेंबर्स को फंक्शन देखने की इजाज़त दी गई थी। जैसे ही चाहत का नाम अनाउंस हुआ तो वो स्टेज पर आ गई और जाते ही उसकी नज़रें बेचैनी से बहराम को तलाश करने लगी। बहराम को दूसरी कतार में बैठा देख चाहत मुस्कुरा दी और घुटनों के बल स्टेज पर बैठ गई। वो जो कहता था इश्क में क्या रखा है, एक हीर ने उसे रांझा बना रखा है। उसके बाद कुछ लड़कियां एक जैसे कपड़े पहने स्टेज पर आई तो चाहत भी उठकर इन लड़कियों के सामने खड़ी हो गई। तभी हॉल में गाने की आवाज़ गूंजने लगी। हीर अख दी जोगिया वे झूठ बोले, ये सब सॉन्ग लिखा हुआ है।
चाहत ने मुस्कुराकर साथ मौजूद लड़कियों की तरह हल्के हल्के स्टेप लेना शुरू किए और नजरें उठाकर बहराम को देखा, लेकिन उसे देखते ही चाहत के पैर जमीन पर जम गए, क्योंकि बहराम की आंखों में गुस्सा था, बहुत ज्यादा गुस्सा। और फिर वो हुआ जो इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। बहराम अपनी सीट से उठकर स्टेज पर आया और चाहत का बाजू पकड़कर अपने साथ घसीटता हुआ वहां से ले गया। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। खान खान जी, क्या हुआ है? तुमने कहा था एक एक्ट है, हिस्सा लिया है तुमने, ये एक्ट था? किसकी इजाजत से तुमने इन लोगों के सामने नाचने की गई थी? बहराम का गुस्सा देखकर चाहत खौफ से कांप उठी। खान, मैं तो बस वो, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं ये बर्दाश्त करूंगा कि तुम लोगों के सामने यूं खुद की नुमाइश करूं? चाहत ने सहम कर उसे देखा। तभी चाहत की टीचर घबराते हुए वहां गई। क्या हुआ? सब ठीक है ना? बहराम ने टीचर को भी गुस्से से देखा। नहीं, सब ठीक नहीं है। किसकी इजाजत से आप चाहत को स्टेज पर डांस करवा रही थी? टीचर, मैं बहराम की सख्ती और गुस्सा देखकर मजीद घबरा गई, जबकि चाहत से तो खौफ के मारे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। सर, वो तो बस कल्चर परफॉर्मेंस। कल्चर? हमारा कौन सा कल्चर है जो बच्चियों को लोगों के सामने नचाना सिखाता है? स्टेज पर जाकर बात करना या किसी चीज को रिप्रेजेंट करना और बातें, लेकिन जो आप करवा रहे हैं वो हमारा कल्चर बिल्कुल नहीं है। बस कॉलेज की जानिब अट्रैक्शन दिलवाने के लिए जरिया है, जिसके लिए आप इज्जतदार बच्चियों का इस्तेमाल करते हैं। बहराम के गुस्से से कहने पर टीचर ने अपना सर झुका लिया। आज के बाद चाहत ऐसे ही किसी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेगी, और अगर कभी ऐसा हुआ तो यकीन जाने इस कॉलेज का नाम व निशान मिटा दूंगा। बहराम ने इंतहाई गुस्से से कहा और फिर चाहत को देखा, जो सर झुकाए वहां खड़ी कांपती जा रही थी। चलो चाहत, तुम इसी वक्त घर वापस जा रही हो? इतना कहकर बहराम वहां से चला गया तो चाहत भी घबराते हुए उसके पीछे चल पड़ी। गाड़ी में बैठकर उसने घबराते हुए बहराम को देखा, जिसकी रगें अभी भी गुस्से से तनी हुई थी। सॉरी खान जी, मैं तो। चुप चाहत, बिल्कुल चुप। बहराम के इंतहाई रौब से कहने पर चाहत की आंखों में आंसू आ गए। इसे तो सोचा था कि उसे रूप में देखकर बहराम को अच्छा लगेगा, सैफी की तरह बहराम को भी वो खूबसूरत लगेगी, लेकिन बहराम को ये गुस्सा इसे बहुत ज्यादा डरा रहा था। घर पहुंचने तक ना तो बहराम ने उसे कुछ कहा और ना ही इसकी कोई बात सुनी थी। बस उसे घर के दरवाजे पर छोड़कर खामोशी से वहां से चला गया। इसे यूं गुस्से से जाता देख चाहत की पलकें रवानी से बहने लगी। इसे दरवाजा खटखटाया तो सकीना ने कुछ ही पल में दरवाजा खोल दिया। चाहत, तुम इतनी जल्दी आ गई? सकीना ने हैरत से पूछा, लेकिन अगले ही लम्हे चाहत ने इनसे लिपट कर फुट फुट कर रो दी। सकीना ने घबरा कर दरवाजा बंद किया और चाहत को खुद से दूर करके परेशानी से उसे देखने लगी। क्या हुआ है चाहत, बताओ मुझे। सकीना का दिल उसकी हालत देखकर बहुत बुरी तरह धड़क रहा था। खान जी नाराज हो गए अम्मा, बहुत ज्यादा नाराज हो गए। सकीना ने हैरत से उसे देखा तो चाहत ने रोते हुए हर बात उन्हें बता दी। गलती भी तो तुम्हारी है ना चाहत, मैंने ऐसी परवरिश की है क्या तुम्हारी? सकीना के सवाल पर चाहत अपना सर शर्मिंदगी से झुका गई। माफ कर दे अम्मा, गलती हो गई। सकीना ने मुस्कुराकर उसे अपने गले लगाया। लेकिन खान जी को कैसे मनाओगी अम्मा, वो तो बहुत ज्यादा नाराज है मुझसे। बहराम की नाराजगी का सोचकर ही चाहत फिर से रोने लगी। माफी मांगना उससे मान जाएगा वो, वादा? चाहत ने बहुत उम्मीद से अपनी माँ की तरफ देखा तो उन्होंने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। वो अपनी माँ से वादा करने के बाद चाहत भी आंसू पोंछकर मुस्कुरा दी। बहराम गुस्से से अपने ऑफिस में आया। वो खुद हैरान था कि उसे अचानक इस कदर गुस्सा क्यों आ गया। वो तो एक सर्द महर सा इंसान था जो अपने जज्बात और गुस्से को काबू में रखता था। यूं बेकाबू होकर कुछ भी कर गुजरना तो फरजाम की आदत थी। सर, अपनी सेक्रेटरी की आवाज़ से बहराम ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। सर, आपसे मिस्टर अल्ताफ़ हैदर बैग मिलने वाले हैं, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, लेकिन आप ऑफिस नहीं आए थे। सेक्रेटरी की बात पर बहराम हैरान हुआ कि आखिर अल्ताफ़ बैग इससे क्यों मिलने आया था। अंदर भेज दो इन्हें। सेक्रेटरी यस बोलकर वहां से चली गई और कुछ देर बाद अल्ताफ हैदर बेग बहराम के ऑफिस दाखिल हुआ। उसे देखकर बहराम खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कैसे हो बरखुरदार? बहराम ने बस संजीदगी से सरस बात में हिलाया और अल्ताफ को अपने सामने मौजूद कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। अब बताएं मिस्टर बैग, कैसे आना वहाँ यहाँ आपका? अल्ताफ हल्का सा मुस्कुराया। सोचा इस शख्स से मिलना चाहिए जिसकी कंपनी का ब्रांड मेरी कंपनी के ब्रांड की अहमियत बहुत कम कर चुका है। बहराम ने आंखें छोटी करके उसे देखा। तो फिर आपको मुझसे मिलने की बजाय अपनी कंपनी के ब्रांड पर फोकस करना चाहिए ताकि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि लोगों को पसंद आ सके। बहराम का गुरूर देखकर अल्ताफ ने जब से अपनी मुट्ठियां बींच ली, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट अभी भी कायम थी। मेरे बहनोई ने आपसे कुछ बात की थी? जी की थी, और मैं इन्हें इनकार कर चुका हूँ। शायद वो इनकार अपने कानों से सुनने यहाँ आए हैं। बहराम ने लैपटॉप पर नजरें जमाते हुए कहा, जबकि अल्ताफ उसकी हट दर्मी पर अपने दांत का चुचा कर रह गया। नहीं, बल्कि मैं यहाँ कुछ और बात करने आया हूँ। अल्ताफ ने मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा। कैसी बात? अल्ताफ ने जरा आगे हुआ और ये अपने दोनों हाथ मेज पर रख दिए।
शायद आपको याद नहीं है, लेकिन कभी आपके वालिद और मैं पार्टनर हुआ करते थे। फिर अचानक ही आपके वालिद ने बिजनेस को अलहदा करने का सोच लिया, लेकिन उसके बाद हम दोनों की कंपनी ने वो उरूज नहीं देखा जो हमारे इकट्ठे होने से था। बहराम ने तायरा नज़रों से अल्ताफ को देखा। वो उरूज हमारी कंपनी फिर से देख सकती है अगर हम दोनों एक मजबूत पार्टनरशिप कर लें। बहराम ने फिर से अपना ध्यान लैपटॉप की जानिब कर लिया। मैं आप पर भरोसा क्यों करूं? अगर मेरे बाबा ने आपसे पार्टनरशिप थोड़ी की थी तो इसकी ज़रूर कोई वजह होगी। बिल्कुल वजह थी, और वजह ये थी कि आपके बाबा को अपना बिजनेस मेरे बिजनेस बेहतर लगने लगा था। बहराम अल्ताफ के चेहरे पर हकारत के आसार बखूबी देख सकता था। खैर, माजी में जो भी हुआ, अब हमें उसे आगे बढ़कर करना चाहिए और एक साथ मिलकर कामयाबी की मंजिल तक पहुंचना चाहिए। बहराम कुछ देर खामोशी से उस शख्स को देखता रहा। फिर से वही सवाल, मैं आप पर भरोसा क्यों करूं? अल्ताफ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। और अगर हम दोनों के दरमियान कोई रिश्ता कायम हो जाए तो फिर भरोसा करेंगे। अल्ताफ बहराम के चेहरे पर नासमझी के आसार देख सकता था। कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि हम एक मजबूत रिश्ते में बन जाते हैं जिसके बाद हमारे लिए एक दूसरे पर भरोसा करना आसान हो जाएगा। अल्ताफ ज़रा सा मुस्कुराया। मेरे छोटे भाई शाहब की एक बेटी मनाहिल है, जिसके माँ बाप की मौत के बाद से अपनी बेटियों की तरह पाला है। मैं उसकी शादी आपसे या आपके भाई में से कर दूंगा और इस तरह हम दोनों के खानदानों के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक कायम हो जाएगा। बहराम खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। वैसे भी हमारे दरमियान ताल्लुक कायम होने से बिजनेस की दुनिया में हम बहुत मजबूत हो जाएंगे। अल्ताफ के चेहरे पर एक फातिहा मुस्कुराहट थी, जैसे वो पहले से ही जानता हो कि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। मैं सोचकर जवाब दूंगा। अल्ताफ के चेहरे की मुस्कान गहरी हो गई। ज़रूर, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अल्ताफ ने अपना हाथ आगे किया, जैसे बहराम ने संजीदगी से थाम लिया। अल्ताफ तो कुछ देर के बाद वहाँ से जा चुका था, लेकिन बहराम अभी भी इसकी बातों के बारे में सोच रहा था। रात के 10 बज रहे थे और फरजाम इस वक्त अपने घर के जिम में पुशअप करने में मसरूफ था। काले ट्राउज़र पर काली ही बनियान पहने वो भी ज़्यादा दिलकश लगने लगा था। इतनी सर्दी में भी उसके माथे पर पुशअप करने की वजह से पसीना नमूदार हुआ था। अचानक ही फरजाम को अपने सामने किसी के जूते नजर आए तो मुस्कुरा कर उठ गया और तौलिया पकड़कर अपना पसीना साफ करने लगा। आज तो तुम घर ही हो, कहीं गए नहीं? बहराम ने ट्रीडमिल के साथ टेक लगाते हुए पूछा। मूड नहीं था, फरजाम ने कंधे उचकाकर कहा और तौलिया अपने कंधों पर रख लिया। आज अल्ताफ बैग मुझसे मिलने आया था। अल्ताफ बैग के जिक्र पर ही फरजाम अपनी मजबूत मुट्ठियां भींच गया। क्या चाहता है वो? बहराम फरजाम की आवाज़ पर छुपा गुस्सा महसूस कर सकता था। पूरी दुनिया में अगर वो दोनों भाई किसी से सबसे ज़्यादा नफरत करते थे, वो सिर्फ अल्ताफ हैदर बैग था। हमसे रिश्ता जोड़ना चाहता है। अपनी भतीजी का निकाह हम दोनों में से किसी एक से करेंगे तो फिर उसकी भतीजी से निकाह मैं करूंगा और अगले दिन ही उसे तलाक देकर अल्ताफ बैग को बताऊंगा कि जिंदगियों से खेलना किसे कहते हैं। फरजाम के गुस्से पर बहराम ने गहरा सांस लिया। नहीं फरजाम, इससे अल्ताफ को कोई नुकसान नहीं होगा, बस एक लड़की की ज़िंदगी तबाह होगी। हम उससे रिश्ता कायम करने के बाद उसके दरमियान रहकर उसे बर्बाद कर देंगे। फरजाम बहराम की जानिब मुड़ा। ठीक है, तुम इसे हाँ बोल दो, मैं करूँगा उसकी भतीजी से निकाह। बहराम ने फ़ौरन इनकार में सर हिलाया। तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते फरजाम, और तुम्हारा ये गुस्सा सब बर्बाद कर देगा। इसीलिए उससे निकाह से तुम नहीं बल्कि मैं करूँगा। फरजाम ने हैरत से अपने भाई को देखा। तुम? हाँ मैं, क्योंकि मेरे अंदर ऐसे कोई जज्बात नहीं है जो अल्ताफ को बर्बाद करने में मेरी रुकावट बने। फरजाम अब की बार ट्रेडमिल पर चढ़ गया था। चाहते क्या हो तुम? उसकी भतीजी से शादी करके उसके ख़ानदान का हिस्सा बनूंगा और फिर उससे वो सब छीन लूँगा जिसका उसे गुरूर है। फरजाम उसकी बात पर तो पहले खामोश रहा, फिर कुछ सोच कर बोला, लेकिन फिर चाहत का क्या? बहराम ने हैरत से उसे देखा। इस सब में अब चाहत का क्या ताल्लुक? फरजाम उसकी लाताल्लुकी पर मुस्कुरा दिया। शी इज़ अ क्रश एंड यू। बहराम ने गहरा सांस लिया। इस उम्र में लड़कियों को ऐसे ही क्रश होते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है चाहत के जज्बात क्रश से बढ़कर है। बहराम कुछ देर के लिए खामोश हो गया। चाहत जैसी लड़की मुझ जैसे इंसान के लिए नहीं है फरजाम। एक तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा छोटी है और इसमें बहुत बचपना है। दिल में मोहब्बत करने और पानी की ख्वाहिश छुपी हुई है, और मैं उस ज़मीन पर वो आखिरी मर्द हूँ जो इसे मोहब्बत दे सकेगा। फरजाम अब संजीदगी से बहराम को देख रहा था। जब वो बड़ी हो जाएगी उसके लिए मैं ऐसा शख्स ढूंढूंगा जो मोहब्बत करने के काबिल हो, लेकिन फ़िलहाल मेरा बस एक ही मकसद है और वो है अल्ताफ हैदर बैग की बर्बादी। कुछ सोचकर फरजाम ने भी सरस बात में हिलाया। और इस मकसद में मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। बहराम ने फरजाम को देखा, जिसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट उसके गाल पर मौजूद गड़े को नुमाया कर रही थी। अल्ताफ हैदर ने इससे रिश्तेदारी को नहीं बल्कि अपनी बर्बादी को दावत दी थी। मनाहिल जो अपने कमरे में किताब अपने घुटनों पर रखे बैठी थी, अंजुम की आवाज़ पर सहम कर दरवाजे की तरफ देखने लगी। जी ताई अम्मी।
اس کے यूं सहम जाने पर अंजुम बेगम ने अपने दांत कचकचाए। तुम्हारे ताया अब्बू तुम्हें बुला रहे हैं। मनाहिल की हसीन आंखों में हैरत उतरी, क्योंकि आज तक कभी उसके ताया अब्बू ने उसे कोई बात करने के लिए अपने पास नहीं बुलाया था। अगर कोई बात होती तो वो अंजुम बेगम को पैगाम दे दिया करते। जी मैं आती हूँ, मनाहिल ने आहिस्ता से कहा और ठीक से दुपट्टा लेकर अपने ताया के कमरे की तरफ चल दी। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने हल्का सा दरवाज़ा खटखटाया और इजाज़त मिलने पर कमरे में दाखिल हो गई। आपने बुलाया था ताया अब्बू? बैठो। अल्ताफ ने सामने मौजूद कुर्सी की तरफ इशारा किया तो मनाहिल खामोशी से वहां बैठकर अपने हाथ मसलने लगी। ना जाने ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए उसके ताया अब्बू ने उसे यहाँ बुलाया था। मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। मनाहिल ने फौरन ही हैरत भरी आंखें उठाकर अपने ताया अब्बू को देखा। मेरा रिश्ता? हाँ, अगले हफ्ते बहराम खानजादा मंगनी के लिए यहाँ आएगा, तो बेहतर है कि तुम इसके लिए तैयार रहो और कोई भी बेवकूफ़ी मत करना। पूरी बात सुनकर मनाहिल का सांस सीने में ही अटक चुका था। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती ताया अब्बू। मैं? क्या बकवास की है तुमने? मनाहिल ने फौरन अपना सर झुका लिया। गले में बंदी आंसू की घड़ी अब उसे तकलीफ दे रही थी। तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद तुम्हें बेटियों की तरह पाला, उसका ये सिला दे रही हो तुम? मेरा एक हुक्म भी नहीं मान सकती? मनाहिल उनसे पूछना चाहती थी कब उसने अपने मनाहिल को बेटी समझा। हिब्बा और इसकी तर्ज ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। प्लीज़ ताया अब्बू, आप मेरी शादी मत करें। मैं बस मनाहिल, तुम मेरा हुक्म मानोगी। तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं। खुद को बहराम की बीवी बनाने के लिए तैयार रहो। लेकिन ताया अब्बू, बस मनाहिल, अब यहाँ से तुम जा सकती हो। मनाहिल के पल के आंसू की शिद्दत से नम हो गई। वो खामोशी से उठी और वहाँ से चली गई। अपने कमरे में आते ही दरवाज़ा बंद करने के बाद वो वहीं ज़मीन पर बैठकर वो फूट फूट कर रो दी। नजरें फिर से बिस्तर की जानिब उठी तो 7 साल पहले का वो हर मंजर उसकी आंखों के सामने फिल्म की तरह चलने लगा। उसे याद आया कि कैसे बाहर बिजली कड़कने की आवाज़ से 12 साला मनाहिल डरते हुए बिस्तर में दुबक रही थी। उसे बादल और बिजली से हमेशा डर लगता था, लेकिन उस डर में उसके साथ उसे दिलासा देने वाला कोई नहीं था। अचानक ही उसका दरवाज़ा खुला तो मनाहिल ने हैरत से दरवाजे को देखा, जहाँ उसके फुप्पा फैज़ खड़े थे। क्या हुआ फैज़ अंकल, कुछ चाहिए आपको? फैज़ ने मुस्कुराकर मनाहिल को देखा और दरवाज़ा लॉक करके कमरे में दाखिल हो गया। हाँ मनाहिल, बहुत कुछ चाहिए। फैज़ मनाहिल की फुप्पू का शौहर था, इसीलिए वो इसे अपने ताया जैसा समझती थी, लेकिन ना जाने क्यों इस वक्त मनाहिल को इससे खौफ आ रहा था। आप चले जाएं यहाँ से अंकल, मुझे नींद आ रही है। मनाहिल अब बाकायदा खौफ से काँप रही थी, लेकिन फैज़ अब इसके बेड के ऊपर तक पहुँच चुका था। और तुमने जो मेरी नींद उड़ाई उसका क्या है मनाहिल? अचानक ही फैज़ ने मनाहिल को पैर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। मनाहिल ने चीख मारना चाहिए, लेकिन वो मनाहिल के मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीख का गला घोट गया। बहुत खूबसूरत हो तुम मनाहिल, बहुत, और आज मैं तुम्हें इतना खूबसूरत होने की सज़ा दूंगा। मनाहिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उस शख्स से क्या चाहता है। वो ऐसा क्यों कर रहा था? वो तो बस उससे दूर होना चाहती थी, उसका मुकाबला करना चाहती थी, लेकिन वो मासूम उसकी ताकत के मुकाबले में बहुत कमज़ोर साबित हुई थी। उसकी इज्जत उससे नोचने के बाद वो दरिंदा उससे दूर हो गया और अपने हाथ उसके मुंह पर से हटाया, जो मनाहिल की चीखें रोकने के लिए तब से उसके मुंह पर ही था। मनाहिल इसके दूर होते ही भागकर कमरे के कोने में चली गई और अपने हाथ अपने घुटनों के गिर्द लपेटकर फूट फूट कर रोने लगी। जो भी यहाँ हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना। फैज़, जिस पर अब गुनाह का खौफ हावी हो रहा था, मनाहिल को धमकाने लगा। वैसे भी तुम्हारे माँ बाप तो है नहीं जो तुम पर यकीन करेंगे। हर कोई तुम्हें ही बुरा समझेगा, इसीलिए अपना मुंह बंद रखना। अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया, लेकिन मनाहिल पूरी रात इसी कोने में बैठी रोती रही। लेकिन उसकी सिसकियाँ सुनने वाला इस दिन भी कोई नहीं था और आज भी कोई नहीं था। इसके बाद वो फिर कभी मनाहिल के करीब नहीं आया, लेकिन उसकी एक रात का कर्ब याद करके मनाहिल फिर से 1000 मौत मरी। अगर बहराम खानजादा को पता चलता कि उसके साथ क्या हुआ है तो क्या वो इसे कबूल करता? उसके बारे में किसी को मत बताना लड़की, क्योंकि हर कोई औरत को कसूरवार समझता है। मर्द तो हमेशा से दूध का धुला है, थोड़ी सी सज़ा के बाद आज़ाद हो जाएगा, लेकिन तुम बर्बाद हो जाओगी। हर कोई तुम्हें यही कहकर बुरा कहेगा, तुम्हारी कभी शादी नहीं होगी, और अगर हो भी गई तो तुम्हारा शौहर सच जानकर तुम्हें छोड़ देगा। इसीलिए उस रात की कोई भी बात तुम्हारी ज़बान पर ना आए। खुद से कही बात याद करके मनाहिल ने अपने बाल हाथों में पकड़ लिए और चीख चीख कर रोने लगी। एक बात याद रखना, अब तुम किसी मर्द के काबिल नहीं रही। मनाहिल के जहन में किसी के कहे अल्फाज गूंजे तो इसके रोने में रवानी आ गई। वो तब भी नहीं जानती थी कि उसका क्या कसूर था, और ये बात वो आज तक नहीं जान पाई थी। माजी वर्दा की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में थी। उसे याद आया कि कैसे अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई।
तो सुलेमान उसे हॉस्पिटल लेकर आया था। ये 9 माह सुलेमान ने हर पल उसका ख्याल रखा था। उसे ना महसूस नौकरी बल्कि एक फ्लैट और मुलाजमा दी थी जो उसका हर वक्त ख्याल रखती थी। जब वर्दा पर मुश्किल वक्त आया तो इसका थोड़ा सा जो काम था वो भी सुलेमान ने घर ट्रांसफ़र कर दिया। वर्दा ने हॉस्पिटल के उस कमरे में नज़रें घुमाई तो उसकी नज़र सुलेमान पर पड़ी, जिसकी बाहों में एक नन्हा सा वजूद था। खुद पर किसी की नज़रें महसूस करके सुलेमान ने मुस्कुराते हुए वर्दा को देखा। मुबारक हो, बहुत बहुत। देखो, खुदा ने तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 महाफ़िज़ से नवाजा है। सुलेमान ने मुस्कुराते हुए बाहों में उठाए बच्चे को वर्दा के पास लिटा दिया और खुद दूसरे बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। वर्दा नम आंखों से अपने बेटे का मासूम चेहरा देख रही थी। अरे, तुम रो क्यों रही हो? अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना कि खुदा ने तुम्हें किसी का सहारा दिया है। सुलेमान ने मोहब्बत से अपनी बाहों में मौजूद बच्चे को देखते हुए कहा, यह अभी मेरा सहारा बनने के लिए बहुत छोटे हैं सुलेमान, अभी तो इन्हें बड़ा होना है, इस दुनिया की तलखी को बर्दाश्त करना है, तब तक इनका सहारा कौन बनेगा? सुलेमान ने हैरत से वर्दा को देखा। मैं अपने और हैदर के निकाह को साबित भी नहीं कर सकती तो इन्हें इसका नाम कैसे दूंगी? जब दुनिया उनसे पूछेगी कि उनके बाप का क्या नाम है तो क्या जवाब देंगे ये दुनिया को? वर्दा ने बेदर्दी से अपने आंसू पोंछ दिए। अब जब इसके बेटे इस दुनिया में आ चुके थे तो वो निकाह का रिश्ता भी दोनों के दरमियान ख़त्म हो गया था। मैं अभी भी तुमसे यही कहूँगा वर्दा कि तुम अपने शौहर को उसकी औलाद के बारे में बता दो। वर्दा ने फ़ौरन इनकार में सर हिलाया। नहीं, वो बहुत बेहिस इंसान है सुलेमान, बहुत ज़्यादा। उन्हें नुकसान पहुँचाते हुए ये भी नहीं सोचेगा कि ये उसकी अपनी औलाद है। सुलेमान ने गहरा सांस लिया। तो फिर परेशान होना छोड़ दो और हर मामला अल्लाह ताला पर डाल दो, इंशाअल्लाह वो सब ठीक कर देंगे। सुलेमान ने मुस्कुरा कर कहा और वो अपनी बाहों में उठाए बच्चे को मोहब्बत से देखने लगा। तभी एक नर्स मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुई। आप दोनों को बच्चों की पैदाइश पर बहुत बहुत मुबारक हो। आप जब बेहोश थी तो आपके हस्बैंड ने खुशी से पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवाई। नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा। वर्दा ने हैरत से सुलेमान को देखा। वो नर्स को बताना चाहती थी कि ये उसका शौहर नहीं है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहती सुलेमान बोल उठा, आपको कुछ काम था सिस्टर? नर्स ने इस बात में सर हिलाया। जी सर, मैं ये पूछने आई थी कि अगर आपने बच्चों के नाम सोच लिए हैं तो मुझे बता दें। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में दर्ज करने के साथ साथ बच्चों के नाम रजिस्टर भी करवा दूंगी, फिर आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा। सुलेमान ने इस बात में सर हिला के वर्दा की जानिब देखा। एक बच्चे का नाम तुम रखो, फिर दूसरे बच्चे का नाम मैं उससे मिलता जुलता रखूँगा। वर्दा ने तकलीफ को नज़रअंदाज करते हुए अपने साथ लेटे बेटे को बाहों में उठा लिया और कितनी ही देर उसका मासूम चेहरा देखती रही। बहराम, मैं उसका नाम बहराम रखूँगी। सुलेमान के चेहरे को एक मुस्कुराहट ने छुआ। टफ चैलेंज दिया है भाई। सुलेमान बहुत देर अपनी बाहों में मौजूद बच्चे को देखता रहा, फिर उसने वर्दा को देखा और बोला, फरजाम, जो अपने भाई का सबसे बेहतरीन साथी होगा। नर्स ने मुस्कुराकर इन दोनों को देखा जो अब एक दूसरे को देख रहे थे। और इनके बाप का नाम? नर्स के सवाल पर वर्दा का रंग जर्द पड़ गया। अब वह नर्स को क्या जवाब देती कि उनके बाप ने उन्हें अपना नाम देने का हर हक उनसे छीन लिया था। उनके पैदा होने से पहले ही उनके किरदार को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया था। वर्दा की आंखें बहुत रवानी से बहने लगीं। इससे पहले कि वो नर्स को कोई जवाब देती, सुलेमान की आवाज़ ने सुकूत तोड़ा। खानज़ादा सुलेमान, खानज़ादा। वर्दा ने हैरत से आंखें खोलकर सुलेमान को देखा जो अपनी बाहों में मौजूद बच्चे को मुस्कुराते हुए देख रहा था। नर्स तो नाम लिख लिख कर वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन वर्दा बस हैरत से सुलेमान को देख रही थी। तुम इन्हें अपना नाम कैसे दे सकते हो सुलेमान? सुलेमान ने फरजाम से ध्यान हटाकर वर्दा को देखा। क्यों नहीं दे सकता? ये तुम्हारे बेटे नहीं हैं। सुलेमान हल्का सा मुस्कुराकर अपनी जगह से उठा और वर्दा के करीब आकर बैठ गया। और अगर मैं इन्हें अपना बेटा बनाना चाहूँ, इनकी और तुम्हारी ज़िंदगी की कमी को पूरा करना चाहूँ, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा वर्दा? वर्दा हैरत से शफीक चेहरे वाले आदमी को देखने लगी जिसने उसे नई जिंदगी दी थी। सुलेमान में? वर्दा ने अपना सर झुका लिया और 2 आंसू उसकी आंखों से निकलकर बहराम के चेहरे पर गिरे। मेरे लिए भरोसा करना बहुत मुश्किल हो चुका है सुलेमान, बहुत। सुलेमान ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। आखिरी बार भरोसा करके तो देख लो। वर्दा ने नम पलके उठाकर उसे देखा। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ सुलेमान, इसके बावजूद तुम मुझे कबूल करने को तैयार हो? सुलेमान ने मुस्कुराकर अपनी बाहों में मौजूद फरजाम को देखा। आंखों से बेपनाह मोहब्बत छलक रही थी। हाँ, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं इन्हें बाप का प्यार नहीं दे सकूंगा या फिर कल को जब मेरे अपनी औलाद होगी मेरी मोहब्बत में फ़र्क आ जाएगा, तो मैं वादा करता हूँ वर्दा, हमारे सिर्फ 2 ही बच्चे होंगे, फरजाम
और बहराम, ये दोनों ही हमारा कल जहां होंगे। सुलेमान को देखते हुए वर्दा की आंखें मुसलसल बह रही थी। जानता हूँ तुम अभी ये फैसला नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम्हें सोचने का वक्त देता हूँ, लेकिन प्लीज़ ज़्यादा वक्त ना लगा देना। वो क्या है ना, इंतज़ार करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। सुलेमान ने मुस्कुराकर कहा और फरजाम को भी वर्दा के करीब लेटाकर कमरे से चला गया। वर्दा अपने दोनों बेटों को नम आंखों से देखते हुए सोचने लगी कि वो क्या फैसला करे। दिल व दिमाग में एक जंग छिड़ी हुई थी। दिल उसे फिर से भरोसा करने के लिए उकसा रहा था, लेकिन दिमाग को अल्ताफ हैदर बैग ने कभी भरोसा करने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। मेरी मदद करे या अल्लाह पाक, मुझे रास्ता दिखाए कि मैं क्या करूं। वर्दा ने रोते हुए इल्तिजा की और फिर कितनी ही देर अपने मासूम बच्चों को रोते हुए देखती रही, लेकिन आखिरकार उसका दिल दिमाग को घुटने टेकने पर मजबूर कर चुका था। हाल अल्ताफ रात के 10 बजे अपने बेड पर नीम दराज लैपटॉप पर काम कर रहा था जब अंजुम बेगम कमरे में आई और गुस्से से अल्ताफ के करीब बैठ गई। मुझे पता चला है कि आपने मनाहिल का रिश्ता बहराम खानजादा से तय किया है। अल्ताफ ने नजरें उठाकर अपनी बीवी को देखा। हाँ किया है तो? अंजुम बेगम ने अपने दांत कचकचाए। इन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि मनाहिल का रिश्ता इतने ऊंचे खानदान में तय किया गया था। क्या हो गया आपको अल्ताफ? मनाहिल का इतना अच्छा रिश्ता करते हुए आपको अपनी बेटी नजर नहीं आई? मनाहिल की जगह अगर आप हिब्बा का रिश्ता बहराम से कर देते तो कल को वो शीजा की बेटी का रिश्ता अपनी देवर से करवा लेती। अल्ताफ के होठों पर एक तंज या मुस्कुराहट आई। बहुत छोटी सोच है तुम्हारी, लेकिन मैं तुमसे बहुत आगे का सोचता हूँ और जो कर रहा हूँ बहुत सोच समझ कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे काम में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्ताफ इतना कहकर फिर से अपने काम करने लगा। लेकिन अल्ताफ, आप में एक मर्तबा उसके बारे में सोचे। अपनी बकवास बंद करो अंजुम, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ दिनों तक बहराम खानजादा यहाँ मनाहिल से मंगनी करने के लिए आएगा और मेरा तो इरादा है कि तभी दोनों का निकाह भी कर दूँ। अंजुम बेगम गुस्से से उठ खड़ी हुई। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। उस शान शौकत पर मेरी बेटी का हक बनता है, मनाहिल का नहीं। अल्ताफ ने मुस्कुराकर अपनी बेवकूफ़ बीवी को देखा। रोक कर बताओ मुझे। अंजुम ने गुस्से से अपना पैर पटका और कमरे से बाहर चली गई, जबकि अल्ताफ के चेहरे पर अभी भी एक शातिराना मुस्कुराहट थी। जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है वहाँ से मेरी सोच शुरू होती है। कल को जब खानजादा भाइयों की पूरी दौलत मेरी होगी तब तुम दुआएं दोगी मुझे अंजुम बीबी। अल्ताफ की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। इसने जो प्लान बनाया था वो बहुत आसानी से कामयाब होने वाला था और उसके कामयाब होने पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा अल्ताफ हैदर बेग का ही होना था। मुझे पता चला है कि तुम्हारी मंगनी बहराम खानजादा से हो रही है। मनाहिल जो गोद में किताब रखे अपनी ही सोचों में मशगूल थी, अपनी तायाजाद हिब्बा की आवाज़ पर खौफ से उछल पड़ी। खुशकिस्मत हो फिर, तुम तो जानती हो कितना बड़ा बिजनेसमैन है वो, और काफ़ी डैशिंग भी। हिब्बा ने मनाहिल के करीब बैठते हुए कहा और इसके सामने बड़े ड्राई फ्रूट्स में से बादाम खाने लगी। मैं उनके बारे में अगर कुछ जानती हूँ तो सिर्फ इतना कि मेरी उनसे शादी की जा रही है। इसके अलावा मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती। हिब्बा ने हैरत से मनाहिल को देखा, जिसने सर झुकाकर आम से अंदाज में ये बात कही थी। तो इसमें क्या मुश्किल है, मैं अभी इसके बारे में तुम्हें सब बताती हूँ। हिब्बा ने फौरन अपना मोबाइल निकाला और इसमें बहराम का बायोडेटा सर्च करने के बाद मनाहिल के आगे कर दिया। काफ़ी कामयाब बिजनेसमैन है तुम्हारा होने वाला शौहर। अपने बाप के लाखों के बिजनेस को करोड़ में बदल दिया है उसने। हिब्बा मुस्कुराते हुए से बता रही थी, लेकिन मनाहिल बस मुर्दा हालत में अपने होने वाले शौहर को दिख रही थी, जो वाकई बहुत शानदार पर्सनालिटी का मालिक था, लेकिन उसके चेहरे पर ही सर्द महरी झलक रही थी। क्या वो सर्द महर सा शख्स उसके गम को समझ पाएगा? क्या वो इसके दुखों का मतावा कर सकता था? बल्कि सबसे अहम सवाल तो ये था कि क्या वो उसे कबूल भी करता? थोड़ा अकड़ू मिजाज का है, लेकिन तुम्हारे साथ सूट करेगा, क्योंकि तुम भी तो इसी की तरह संजीदा सी हो। मनाहिल ने अपना सर झुका लिया और अपने हाथ मसलने लगी। अचानक ही उसकी नज़र बहराम की तस्वीर पर पड़ी, लेकिन उस मर्तबा उसके साथ कोई और भी था, जो दिखने में काफ़ी हद तक उसकी तरह लगता था, लेकिन बहराम के बरक्स उसके गाल पर एक शरारती सा गड़ा नुमा हो रहा था। ये कौन है? मनाहिल के पूछने पर हिब्बा के होठों पर भी एक मुस्कुराहट आई। ये वो है जो हजारों दिलों की धड़कन है। मनाहिल ने नासमझी से अपनी तायाजाद को देखा। बहराम खानजादा का जुड़वा भाई फरजाम खानजादा इंस्टाग्राम स्टार है। ये तकरीबन 30 मिलियन से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं इसको। कितनी ही गैर मुल्की और मुल्की लड़कियां मरती है इस पर। रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इतना कहकर हिब्बा ने इंस्टाग्राम खोला और फरजाम की प्रोफाइल मनाहिल को दिखाने लगी, जिसमें फरजाम की मुख्तलिफ तस्वीरें थी जो एक से बढ़कर एक थी। दोनों भाई 30 साल के हैं, लेकिन फरजाम की पर्सनैलिटी से बिल्कुल नहीं लगता। उफ, इतना कमाल बंदा है कि क्या कहूँ। एक मरतबा अपने कॉलेज की स्पोर्ट्स में फर्स्ट आया था, लेकिन उसकी ट्रॉफी को इससे पहले किसी ने और छू लिया। फिर
हिब्बा के खामोश होने पर मनाहिल ने घबराते हुए पूछा। फरजाम ने उस ट्रॉफी को सबके सामने फेंक कर तोड़ दिया, क्योंकि उसकी चीज़ को पहले से किसी और ने छुआ था और फरजाम खानजादा अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। हिब्बा की बात सुनकर मनाहिल का सांस उसके सीने में ही अटक गया। शुक्र था कि वो बहराम की बीवी बनने वाली थी। अगर उसकी जगह उसके लिए फरजाम को चुना जाता तो शायद मनाहिल की नापाकी पर उसकी जान ही ले लेता। इस घर में जाकर फरजाम को तो मेरे लिए बुक रखना है ना तुमने? हिब्बा ने शरारत से आंख दबाते हुए कहा, लेकिन सब सुनने के बाद मनाहिल मजीद घबरा चुकी थी। और बहराम, क्या वो भी अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है? मनाहिल ने घबराते हुए पूछा तो हिब्बा सोच में डूब गई। पता नहीं यार, उसके बारे में कुछ नहीं जानती मैं। लोग इसके स्टोन मैन कहते हैं, जिसमें कोई जज्बाती नहीं। मनाहिल का इज़राब हिब्बा की बातों से बढ़ता जा रहा था। खैर, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तुम्हारा रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है। बॉयफ्रेंड होना तो दूर, तुम तो घर से बाहर ही नहीं निकलती कभी। हिब्बा ने शरारत से कहा, लेकिन ये बस मनाहिल ही जानती थी कि सच क्या था, और वो बस ये दुआ कर सकती थी कि बहराम को कभी सच पता न चले, और अगर उसे सच पता लग जाता तो। इससे आगे मनाहिल ने कुछ सोचा ही नहीं था। चाहत रिक्शे से बाहर निकली और रिक्शे वाली को पैसे पकड़ाए। रिक्शे वाली के वहां से जाते ही उसने घबरा कर खानजादा मेंशन को देखा। 2 दिन हो गए थे उसे हर वक्त रो कर गुजारे हुए। बहराम की नाराज़गी के ख्याल ने ही उसकी ज़िंदगी पर खुशी उससे छीन ली थी। सकीना ने बहराम को फ़ोन करके कहा था कि चाहत उससे मिलना चाहती है, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार वो सकीना के बुलाने पर भी नहीं आया। इसीलिए अब चाहत ने खुद उसके पास जाकर उसे माफ़ी मांगने का सोच लिया था। अपने कॉलेज से वह सीधा खानज़ादा मेंशन आई थी ताकि बहराम से मिलकर उससे अपनी किए की माफ़ी मांग सके। अस्सलाम वालेकुम चाचा। चाहत की आवाज़ पर दरवाजे में मौजूद चौकीदार ने हैरत से उसे देखा। अरे चाहत बेटा, आप यहाँ अकेले? सब तो ठीक है ना? सकीना बाजी तो ठीक है? चाहत ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। जी बस मैं खान जी से मिलने आई थी। घर ही है ना वो? चौकीदार ने हाँ में सर हिलाया और वो दरवाज़ा खोल दिया। चाहत घबराते हुए इस आलीशान बंगले में दाखिल हुई, जहाँ वो कई मरतबा आ चुकी थी, लेकिन आज पहली मरतबा वो यहाँ आते हुए इतना ज़्यादा डर रही थी। ना जाने खान जी का गुस्सा अभी भी उतरा होगा या नहीं। पता नहीं मुझे और कितना डांटेंगे वो। चाहत ने मुंह बनाते हुए खुद कलामी की और चलते हुए बड़े से हॉल में पहुंच गई। जितना मर्जी डांट ली, गलती तो की है ना मैंने अभी उन्हें मना कर ही जाऊंगी। चाहत पर अज़म होकर कहा और जल्दी से बहराम के कमरे की जानिब चलती, लेकिन अचानक किसी से टकरा कर 2 कदम दूर हो गई। उफ फरजाम भाई, देख कर नहीं चला जाता आपसे? चाहत को देखकर फरजाम के होठों पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। मुझे क्या पता था कि एक कोचनी रास्ते में आ जाएगी जो मुझसे टकरा कर पत्ते की तरह उड़ी जाएगी। कोचनी पिश्तों में छोटी को कहते थे, और चाहत को फरजाम की दिए गए उस नाम से सख्त चिढ़ थी। बिल्कुल अपने भाई की तरह बुरे हैं आप। चाहत के रो के कहने पर फरजाम हैरान रह गया। क्या कर दिया मेरे मासूम भाई ने? चाहत ने रोते हुए से देखा। नाराज है मुझसे और बात भी नहीं कर रहे, ना ही हमारे घर आ रहे हैं। फरजाम हल्का सा मुस्कुराया। तो अब तुम इनसे यहाँ मनाने आई हो? चाहत ने फौरन इस बात में सर हिलाया। किसके साथ? अकेली रिक्शे पे आई हूँ। चाहत ने अपनी शर्ट के बाजू से आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन उसकी बात सुनकर फरजाम का पारा हाई हो चुका था। चाहत, तुम अकेली रिक्शे पर आ गई? पागल हो क्या? अगर यहाँ आना ही था तो मुझे फ़ोन कर देती, मैं तुम्हें लेने आ जाता, लेकिन अकेले रिक्शे पे आने की क्या ज़रूरत थी? चाहत ने मुंह बनाकर उसे देखा। जिस तरह आप गाड़ी चलाते हैं ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा महफूज है रिक्शा। आपके साथ गाड़ी में बैठकर तो बस इंसान यही दुआ करता है, या अल्लाह एक बार सही सलामत पहुँचा दे, फिर ऐसी गलती नहीं होगी। फरजाम उसकी शरारत पर मुस्कुराया और एक चपत उसके सर पर लगाई। आइंदा तुम अकेले नहीं आओगी, समझी? अगर कहीं भी जाना है ना तो मुझे या बहराम को ज़रूर बताना। फरजाम ने बड़े भाइयों वाला रौब दिखाते हुए कहा तो चाहत ने अपनी नाक सुकेड़ कर उसे देखने लगी। ठीक है, जिस दिन उड़कर मरने का इरादा होगा आपको ज़रूर बताऊंगी। फरजाम इसकी बात पर हंस दिया। खान जी कहाँ है? चाहत के घबरा कर पूछने पर फरजाम ने बहराम के कमरे की जानिब इशारा किया तो वो अपना थूक निकल कर उस तरफ चल दी। पहले तो काफ़ी देर दरवाजे के पास खड़े होकर अपने हाथ मलती रही, फिर हिम्मत करते उसने दरवाज़ा खटखटाया। आ जाओ। बहराम की संजीदा सी आवाज़ पर उसने गहरा सांस लिया और कमरे में दाखिल हुई। बहराम ट्राउज़र शर्ट में मलबूस बेड पर बैठा लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम जान जी। चाहत की आवाज़ पर जहां बहराम ने अपने काम से ध्यान हटाकर उसे देखा, वहीं अपने अल्फाज पर गौर करके चाहत की बड़ी सी काजल लगी आंखें फैल गई और फिर खूबसूरत रुखसार गुलाबी हो गए। खान जी कहा मैंने। बहराम ने गहरा सांस लिया और फिर से लैपटॉप पर काम करने लगा। क्यों आई हो तुम यहाँ चाहत? चाहत उसके सवाल पर घबरा कर अपनी उंगलियां चटकाने लगी। आपसे माफ़ी मांगने। मुझे इस
परफॉर्मेंस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। बहराम ने निगाह उठाकर उसे देखा तो चाहत ने दोनों हाथों से अपने कान पकड़ लिए। सॉरी खान जी। यूं कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस बच्चों की तरह कान पकड़े वो किसी के भी दिल की दुनिया हिलाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन सामने भी बहराम खानज़ादा था जिसके जज्बात इतने कमज़ोर नहीं थे। ठीक है, माफ़ किया। इतना कहकर बहराम अपने काम करने लगा और चाहत मुस्कुराकर उसके पास कुर्सी पर बैठ गई। वैसे खान जी, मैं उस दिन लग कैसी रही थी? सब तो कह रही थी कि बहुत प्यारी लग रही हूँ। आपको प्यारी तो लग रही थी क्या? चाहत ने बहुत उम्मीद से पूछा, लेकिन बहराम की आंखों में गुस्सा उतरता देख खामोश हो गई। आपके घर में मेहमान को खाना पूछने का रिवाज नहीं है क्या? पता है इतनी भूख लगी है मुझे, फिर से गोलगप्पे खाने लेकर जाएंगे आप? चाहत अपना हाथ ठोड़ी के नीचे रखकर दिलचस्पी से बहराम को देखते हुए पूछ रही थी। इससे पहले कि बहराम उसे कुछ कहता उसका फ़ोन बजने लगा। अपनी सेक्रेटरी का नंबर देखकर बहराम ने कॉल पिक करके मोबाइल कान से लगाया। हाँ कहो सादिया। बहराम कुछ देर उसकी बात को सुनता हुआ हाँ करता रहा। फिर उसका ध्यान चाहत पर गया जो टाइम पास के लिए अपनी लंबी चोटी के बालों से खेल रही थी। कभी उसे हवा में लहराती तो कभी उंगलियों से बालों को सहलाने लगती। फिर उसने चोटी के बाल अपनी नाक के नीचे रखकर मूछें बना ली और बहराम की तरफ देखा जो मुसलसल उसे देख रहा था। अपनी सेक्रेटरी की एक भी बात उसने नहीं सुनी थी। चाहत ने जैसे ही बहराम को खुद को देखता पाया तो अपने बाल अपने नाखून के नीचे से हटाए और सीधे होकर बैठ गई। तभी बहराम की बस हुई थी। मेरी लाहौर की टिकट्स कंफर्म हो गई। सादिया जो अपने बिजनेस के मसाइल के बारे में बता रही थी, इसके अलायदा ही सवाल पूछने पर हैरान रह गए। जी सर, हो गई है ठीक, कमिंग मंडे की। ठीक है, बहराम ने संजीदगी से कहा, फ़ोन बंद कर दिया। आप लाहौर जा रहे हैं खान जी? बहराम ने खामोशी से हमें सर हिलाया। क्यों? मेरा मतलब ये सब ठीक है ना? इसके सवाल पर बहराम कुछ देर खामोश रहा, फिर कुछ सोच कर बोला, मेरी मंगनी है मेरे बिजनेस पार्टनर की भतीजी से। बहराम की बात पर चाहत का सांस उसके सीने में ही अटक गया। रंग बिल्कुल जर्द पड़ चुका था। फिर इसने मुस्कुरा कर इनकार में सर हिलाया। आप मजाक कर रहे हैं ना? बहराम ने एक नज़र उस कांच सी लड़की को देखा। वो जानता था कि वो एक मासूम दिल तोड़ने वाला था, लेकिन जो वो गम वो अभी चाहत को देने वाला था वो इससे बहुत छोटा था जो इसे बहराम खानज़ादा को होकर मिलता। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। इस सोमवार को मेरी मंगनी है मेरे बिजनेस पार्टनर की भतीजी मनाहिल बेग से। चाहत की खूबसूरत आंखें आंसुओं से भर गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। क्या आप उनसे शादी कर लेंगे? उसके नम आवाज़ में पूछने पर बहराम ने गहरा सांस लिया। साफ जाहिर है इंसान मंगनी शादी करने के लिए ही करता है। चाहत को लगा कि कोई उससे उसकी रूह छीन कर लेकर जा रहा हो। लेकिन आप किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं? मैं आपसे प्यार करती हूँ तो आपकी शादी मुझसे ही होगी ना? हर ड्रामे में ऐसा ही तो होता है खान जी। चाहत ने बहुत उम्मीद से कहा, लेकिन बहराम अब उसे गुस्से से घूर रहा था। पागल हो गई हो चाहत? ये प्यार व्यार बात कहाँ से आई तुम्हारे जहन में? उम्र देखी अपनी, सिर्फ 17 साल की हो और ऐसी बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बहराम ने इतनी सख्ती से कहा कि चाहत सहम कर अपनी जगह से उठ खड़ी। नहीं आती शर्म, आपसे प्यार करती हूँ तो बताऊंगी ना। आपको शर्म नहीं आती किसी और से शादी करते हुए? खान जी, आप तो मेरे हैं ना। बहराम अपनी जगह से उठा और उसके सामने खड़ा हो गया। बहराम के कामाती जिस्म के सामने वो नाजुक वजूद छुप सा गया था। बस चाहत, बस, अब एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा मैं। कान खोल कर सुन लो, मैं किसी और से शादी करने वाला हूँ और तुम ये फजूल बातें अपने जहन से निकाल कर पढ़ाई पर ध्यान दो। ये सब करने की उम्र नहीं है तुम्हारी। चाहत ने खूबसूरत लाल आंखों से उसे दिखा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ खान जी, प्लीज़ आप किसी और से शादी ना करें। बहराम ने सख्ती से उसे बाजू से पकड़ लिया। तुम्हें समझ नहीं आ रहा चाहत कि मैं क्या कह रहा हूँ? चाहत ने इनकार में सर हिलाया। नहीं आ रहा समझ। जब मैं आपसे प्यार करती हूँ तो क्यों आप किसी और से शादी कर रहे हैं खान जी? उसकी जिद पर बहराम ने बेबसी से अपने दांत कचचाए और फिर उसका मासूम दिल चकनाचूर करके उसे खुद से दूर करने का फैसला किया। क्योंकि तुम मेरे काबिल नहीं। खुद को देखो और मुझे देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है हम में। मैं उसी से शादी करूँगा जो मेरी तरह अमीर ख़ानदान की हो, जैसे अपनी बीवी बनाते मुझे शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। यह बात कहकर बहराम अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। वो चाहत को उसकी ही नज़रों में गिराने और उसके दिल से अपना मुकाम गिराने में कामयाब हो चुका था। चाहत ने उसकी गिरफ्त से अपने बाजू छुड़ाए और इससे दूर हो गई। ठीक है खान जी, आज के बाद आपको इस गरीब सी लड़की का चेहरा देखना नहीं पड़ेगा। इतना कहकर चाहत वहाँ से चली गई और बहराम ने गुस्से से साइड टेबल पर पड़ा भास उठाकर दीवार में दे मारा। वो अपने मकसद में कामयाब हुआ था। चाहत उसे नफरत करने लगी थी, लेकिन फिर भी ये नफरत उस नफरत से बहुत कम थी जो कल को उसकी बीवी बनने के बाद उसका सच जानकर चाहत उससे करती। माजी
सुलेमान ऑफिस से घर आया तो सामने ही वर्दा उसे डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते नजर आई। ये मुकम्मल सा मंजर सुलेमान के दिल में उतरा था। सुलेमान के माँ बाप बचपन में ही चले गए थे और उसने कभी कोई करीबी रिश्ता नहीं देखा था। अब उसकी जान से प्यारी फैमिली ही उसका सब कुछ थी। 12 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका था उनकी शादी को, लेकिन आज भी सुलेमान को यकीन नहीं होता था कि उसकी मोहब्बत यूं इसकी ज़िंदगी का हर हसीन पल बना रही थी। और उसके बच्चों का सोचकर ही सुलेमान ने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन उसे उसके शरारती बच्चे कहीं नजर ना आए। तो वो मुस्कुरा कर वर्दा के करीब आया और इसे पीछे से अपनी गिरफ्त में ले लिया। सुलेमान, क्या करे हो, शर्म करो। वर्दा ने खुद को छुड़वाना चाहा, लेकिन सुलेमान अब अपना चेहरा उसके बालों में छुपा चुका था। मैं कौन सा नौकरानी के साथ रोमांस कर रहा हूँ जो शर्म करूँ भाई? अपनी प्राइवेट बीवी है मेरी तो कैसी शर्म। वर्दा उसकी जानी पलट कर उसे घूरने लगी। जितनी मोहब्बत का सुलेमान ने उससे वादा किया था, इन 12 सालों में उससे कई ज़्यादा मोहब्बत उसने उससे और उसके बच्चों से की थी। बीवी तो तुम्हारी अपनी है, लेकिन ये तुम्हारा बेडरूम नहीं है। ख्वामा मेरे मासूम बच्चों को खराब करोगे तुम। वर्दा ने खुद को छुड़ाया और टेबल सेट करने लगी। मासूम? बहराम के लिए ये लफ्ज़ अच्छा लगता है, लेकिन फरजाम? सुलेमान ने फरजाम के नाम खींचा तो वर्दा उसे घूरने लगी। जहाँ बहराम सुलेमान का लाडला था, वहीं फरजाम वर्दा की जान थी। क्या कहता है मेरा मासूम बच्चा तुम्हें? मम्मा, बहराम ने मेरी कार तोड़ दी, इसीलिए मैंने उसका स्पाइडरमैन तोड़ दिया जो बाबा थाईलैंड से लाए थे। 12 साल फरजाम ने वहां आकर फकर से बताया तो सुलेमान हंस दिया। सुन लो अपने लाल के मासूमियत के किस्से। सुलेमान ने अपनी बाहें फैलाकर कहा तो फरजाम भाग कर उसके सीने से लग गया, जबकि वर्दा गहरा सांस लेकर रह गई। बाबा, ये झूठ बोल रहा है। इसने अपनी कार खुद तोड़ी है और मेरा स्पाइडरमैन भी, क्योंकि मैंने उसकी कार को टच किया था तो इसने कहा कि मुझे पनिश करेगा। बहराम ने गुस्से से वहां आते हुए कहा, उफ, कितना लड़ते हो तुम दोनों। इतनी खुश थी मैं कि मेरे ट्विन्स है तो प्यार से रहेंगे, लेकिन तुम दोनों का तो झगड़ा ही खत्म नहीं होता। वर्दा ने सबको टेबल पर बैठने का इशारा किया। हाँ तो इसे कहे ना कि मेरी चीज़ों को टच नहीं किया करे। मैं अच्छा बच्चा बन के रहूँगा, प्रॉमिस। फरजाम ने वादा किया, लेकिन ये वादा कितना सच्चा था ये उसके माँ बाप दोनों जानते थे। चलो अब खामोशी से खाना खाओ, फिर कल तुम दोनों को मॉल ले जाऊँगा, जो दिल करे ले लेना। सुलेमान की बात पर दोनों ने खुशी से पापा इज़ द बेस्ट का नारा लगाया और खाना खाने लगे। कुछ देर के बाद ही सुलेमान का काफ़ी पुराना और करीबी गार्ड्स अब्बास हाँफते हुए वहाँ पर आया। अरे अब्बास, तुम यहाँ इस वक्त? सब तो ठीक है ना? सुलेमान ने घबरा कर पूछा। जी मालिक, सब ठीक है, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली और मुझे एक इंतहाई खूबसूरत बेटी से नवाजा है। अब्बास की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। सुलेमान ने उठकर उसे अपने गले लगाया। बहुत ज़्यादा मुबारक हो, अल्लाह तुम्हारी बेटी के नसीब अच्छे करे। अब्बास ने मुस्कुराकर वर्दा को देखा जो खुद भी मुस्कुरा रही थी। आप दोनों आएंगे मेरी बेटी को देखने? अब्बास ने बहुत उम्मीद से पूछा। हाँ क्यों नहीं, बल्कि अभी चलते हैं तुम्हारे घर। सुलेमान की बात पर अब्बास की खुशी मजीद बढ़ गई। जी जी मालिक, ज़रूर। सुलेमान ने वर्दा को इशारा किया तो इसने फरजाम और बहराम को तैयार होने को कहा और खुद भी कुछ देर में तैयार होकर सुलेमान के साथ अब्बास के घर में आए। अब्बास ने सुलेमान को तो अपने छोटे से घर की बैठक में बिठाया, लेकिन वर्दा और बच्चों को अपनी बीवी सकीना के पास भेज दिया, जिसकी बाहों में छोटी सी गुड़िया थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है ये। बहुत मुबारक हो आपको बहन। सकीना मुस्कुरा दी। सुलेमान और इसकी बीवी के यहाँ आने से वो हैरान नहीं हुई थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके शौहर का मालिक बहुत ज़्यादा रहम दिल इंसान था। वो अमीर और गरीब में फ़र्क करने वालों में से नहीं था। नाम क्या रखा है उसका? बरदा ने छोटी सी गुड़िया को अपनी बाहों में लेते हुए पूछा। चाहत। अब्बास, उसके बाबा ने रखा है, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा चाहत थी। वर्दा मुस्कुरा दिया और छोटी सी चाहत को बहराम और फरजाम के सामने किया। तुम दोनों की जिम्मेदारी है ये, समझे? बड़े भाइयों की तरह ख्याल रखना इसका। वर्दा ने उन्हें समझाया। क्या मैं उसे उठा लूँ मम्मा? बहराम के पूछने पर वर्दा ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि बहराम उसे उठाता, फरजाम ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। सुना नहीं तुमने? मम्मा ने कहा। मेरी बहन है ये, तुम्हारी नहीं। तुम अपने लिए जहाँ से मर्जी लाओ। फरजाम ने बहराम को चिढ़ाया और बहराम बस दांत कचकचा कर रह गया। तभी सुलेमान और अब्बास भी उसी कमरे में आए और सुलेमान ने चाहत को अपनी बाहों में लेकर 1000 के कई नोट इसके नन्हे हाथ में पकड़ा दिए। मालिक, ये बेटी को प्यार दिया है अब्बास, ज़्यादा कुछ नहीं। कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। अब्बास ने हाँ में सर हिलाया तो सुलेमान ने चाहत को उसे थमा दिया और वर्दा को चलने को इशारा किया। उनके जाते ही अब्बास सकीना की जारी पड़ा। बहुत अच्छे हैं ना सुलेमान साहब, अल्लाह उनकी खुशियों को हमेशा कायम रखे। सकीना मुस्कुरा दिया और आहिस्ता से आमीन कहा, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि सुलेमान खानजादा और उसके घर वालों की खुशियाँ तो बस चंद पल की मेहमान थी।
क्योंकि किस्मत अपनी ओर में बहुत से वार छुपा कर बैठी थी। हाल फरजाम ने मुट्ठियां भींच कर अपने सामने मौजूद बैग वाला को देखा, जो आज वहां था जहां वो कभी भी आना नहीं चाहता था। वो अल्ताफ हैदर बेग के घर के सामने खड़ा था। बहराम ने उसे यहाँ अपने साथ आने के लिए किस तरह मनाया था, ये सिर्फ वही जानता था। सिर्फ तुम्हारी खातिर बहराम। फरजाम ने उसे फिर से याद दिलाया और खुद के गुस्से पर काबू रखते हुए उस घर में दाखिल हो गया जहाँ इनका इंतजार कर रहे थे। बहुत देर लगा दिया आप दोनों ने आने में। मैं तो काफ़ी देर से आप दोनों का इंतज़ार कर रहा था। इस्तकबाल के बाद अल्ताफ ने बहराम के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा और मुस्कुराकर फरजाम की जानिब देखा। उम्मीद है सफ़र अच्छा गुजरा होगा आपका। अल्ताफ के पूछने पर फरजाम मुस्कुरा दिया। सफ़र तो अच्छा गुजरा है, लेकिन मंजिल के बारे में कुछ कह नहीं सकता। फरजाम के जवाब पर बहराम ने उसे घूरा, लेकिन वो फरजाम ही क्या जो किसी की सुनता। अल्ताफ ने खातिर तवाज़ई के दौरान उन्हें सब घर वालों से मिलवाया। फरजाम सभी से यूँ मिला था जैसे इन पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो। चले आप दोनों थोड़ा आराम कर लें, वैसे भी मंगनी का नाइट फंक्शन है। उन्होंने बहराम और फरजाम को इनका कमरा दिखाया। कमरे में आते ही बहराम फरजाम की जानिब मुड़ा। फरजाम ऐसे रवैये की वजह? बहराम के सवाल पर फरजाम ने मुस्कुरा कर एक सिगरेट जेब से निकाला और अपने होठों में दबा लिया। जिसका जो मुकाम होता है उसको वही ही रखना आदत है फरजाम खानज़ादा की। मेरा मकसद भी उसे इसके असल मुकाम पर लाना है फरजाम। मैं नहीं चाहूँगा कि तुम्हारा ये रवैया मेरी राह में मुश्किल बने। इसे प्लीज़ कुछ अरसे तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। फरजाम के होठों पर एक मुस्कुराहट आई। अब हर एक की बर्दाश्त तुम्हारी जैसी नहीं होती। तुम तो सब्र का मुजस्मा हो ना, तभी तो चाहत को चाहने के बावजूद इसका दिल तोड़कर यहाँ किसी और के होने आ गई। चाहत के जिक्र पर बहराम ने पलट कर अपने भाई को देखा। ये क्या कह रहे हो तुम? सच, फरजाम ने आम से अंदाज में कहा। बहराम ने अपनी मुट्ठियां भींच कर चुका था। ऐसा कुछ नहीं है। एक तंजिया मुस्कुराहट फरजाम के होठों पर आई। किससे झूठ बोल रहे हो, मुझसे या खुद से? शायद तुम खुद से झूठ बोल सकते हो मेरे भाई, लेकिन मुझसे नहीं बोल सकते, बिकॉज आई एम योर बेटर हाफ। फरजाम ने शान से कहा तो बहराम अपनी आंखें जोर से मीच गया। मैंने चाहत को इस वजह से नहीं ठुकराया फरजाम, तुम जानते हो मैं उसका गुनहगार हूँ। क्या वो इस काबिल है कि उसकी बीवी बने जिसने अपने उसके सगे बाप को? बहराम अपनी बात कहते कहते खामोश हो गया। फरजाम ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी बहराम। बहराम ने सर्द महरी से उसे देखा। किससे झूठ बोल रहे हो, मुझसे या खुद से? फरजाम उसकी बात पर खामोश हो गया। वो सब भूल जाओ फरजाम, अब हमारा बस एक ही मकसद है, अल्ताफ बैग की बर्बादी, और तुम्हारे साथ के बगैर में कुछ नहीं, बिकॉज यू आर माई बेटर हाफ। फरजाम ने संजीदगी से बहराम को देखा और फिर हाँ में सर हिलाया। फिलहाल मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगा। बहराम ने हाँ में सर हिलाया तो फरजाम खामोशी से वहाँ से चला गया। वह बस कुछ पल के लिए अल्ताफ बैग के साए से भी दूर जाना चाहता था, ताकि अपने अंदर उबलते हुए गुस्से को कम कर सके। वाओ मनाहिल, जस्ट लुक एट यू, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। हिब्बा की आवाज़ पर मनाहिल ने खुद को आईने में देखा। हल्के गुलाबी रंग के फ्रॉक में मलबूस मुनासिब से मेकअप और हल्की वाइट ज्वेलरी के साथ वह नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। मनाहिल कभी तैयार नहीं हुई थी, इसीलिए अब ज़रा सी तैयारी में भी उसे कोई हसीन परी बनाने के लिए काफ़ी थी। तुम तो किसी की भी चाहत बन जाओ, बहराम खानज़ादा तो क्या काम गया काम से। हिब्बा ने शरारत से कहा। तुम किसी की चाहत नहीं हो सकती लड़की, तुम पर लगा दाग तुम्हें किसी के काबिल नहीं रहने देगा। हर कोई तुम्हें बुरा समझेगा। मनाहिल के जहन में किसी के अल्फाज गूंजे तो वो कर्ब से अपनी आंखें मीच गई। आंसू निकलने को बेताब हो रहे थे। सब तैयारी हो गई? शीजा की आवाज़ पर हिब्बा ने मुस्कुराकर उसे देखा। जी पप्पू, और देखिए मनाहिल कितनी प्यारी लग रही है। शीजा ने मनाहिल को सर से लेकर पैर तक देखा। ठीक है, तुम जाओ, हिब्बा मैं मनाहिल के पास ही हूँ। हिब्बा के हाँ में सर हिलाकर खुद को आखिरी बार आईने में देखा और अपने बाल संवार कर वहाँ से चली गई। शीजा उसके पास आते ही मनाहिल के पीछे आकर खड़ी हो गई। ये रिश्ता हमारे खानदान और बिजनेस की बका के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। उम्मीद है तुम इसे किसी बेवकूफ़ी की वजह से बर्बाद नहीं करोगी। मनाहिल ने आईने में एक नज़र अपनी फुप्पू को देखा जो आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया। कुछ परेशानी है? मनाहिल ने फौरन इनकार में सर हिलाया। शीजा ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो ये जान लो कि राज रखना इतना भी मुश्किल नहीं। बस ये याद रखना कि सामने वाला तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, और अगर तुम उसे नहीं बताओगी तो उसे बताने वाला कोई भी नहीं। मनाहिल ने फिर से हाँ में सर हिला दिया। इस वक्त इसे अपना आप सिर्फ एक जिंदा लाश लग रहा था। शीजा ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से चली गई, जबकि खुद को तन्हा पाते ही बहुत से आंसू मनाहिल की आंखों से बह निकले। खुद को यह हफ्ता इस सब के लिए इसने कैसे तैयार किया था, ये वही जानती थी। ये बात अपने शौहर से छुपाना उसे उसकी पीठ में छुरा घोंपने के मुतारिफ लग रहा था। वैसे भी शादी के बाद अगर वो मनाहिल की कुर्बत चाहता तो वो अपनी इस खौफ पर कैसे काबू पाती।
वो तो किसी का लम्स भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, तो कैसे समझाती वो अपने शौहर को कि वो क्यों इससे इस कदर डरती है, या फिर वो इसको डर को कैसे छुपाती। मनाहिल अपनी ही सोचों में खड़ी थी जब अचानक से लाइट चली गई। हर तरफ मुकम्मल अंधेरा छाने जाने पर मनाहिल घबरा गई और बाहर के दरवाजे की जानिब जाने लगी, जब इसके कानों में मुलाजिम की आवाज़ पड़ी। शायद कोई मसला हो गया है, लाइट हम देखते हैं सर। ये सुनकर मनाहिल अपनी जगह पर रुक गई और लाइट आने का इंतज़ार करने लगी। उसे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन फिर भी वो बाहर सबके सामने नहीं जाना चाह रही थी। अचानक कहीं से दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। इसे ऐसा लगा कि इसके अलावा कमरे में कोई और भी दाखिल हुआ था। वो पूछना चाहती थी कि कमरे में कौन था, लेकिन खौफ से उसकी आवाज़ गले में ही दब चुकी थी। तभी लाइटर की हल्की सी रोशनी उसके करीब नमूदार हुई और इसका सामना दो सियाह आंखों से हुआ। फरजाम जो अभी यहाँ वापस आया था, तैयार होने के लिए अपने कमरे की जानिब जा रहा था। परेशानी की बात तो ये थी कि तब गुस्से में होने की वजह से इसने उस जगह को गौर नहीं किया था, इसीलिए अब अपने कमरे का रास्ता भूल चुका था। पहले उसने सोचा था कि किसी से पूछ लें, लेकिन फिर एक दरवाज़ा देखकर उसकी जानिब बढ़ गया, क्योंकि वो दरवाज़ा उसे जानना पहचाना सा लग रहा था। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलता सब लाइटें बंद हो गई थी और मुलाजिम ने बताया कि शायद कोई मसला हो गया है। वो दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन अंधेरे में कुछ दूर जाने के बाद उसे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ कोई और भी था। फरजाम ने जेब से लाइटर निकाल कर जलाया तो हल्की सी रोशनी में उसकी पहली नज़र दो आंसुओं से तर सहमी निगाहों पर पड़ी और फिर नज़र भटकते हुए मासूम चेहरे के उन नाजुक होठों पर पड़ी जो खौफ के मारे हल्के हल्के फड़फड़ा रहे थे। वो जो कोई भी थी इस वक्त एक मासूम परी की मानींद फरजाम के सामने खड़ी थी और फरजाम पलक झपकाना तक भूल चुका था। उसे लगा कि एक सेकंड के लिए भी उसने पलकें बंद की तो ये परी उसके सामने से गायब हो जाएगी। तभी तमाम लाइट्स फिर से जल गई और फरजाम की नज़र ठीक से इस मासूम हुस्न पर पड़ी जिसकी मौजूदगी में खौफ से काँप रही थी। कौन हो तुम? फरजाम के पूछने पर वो मजीद घबरा गई और सहम कर 2 कदम पीछे हो गई। मनाहिल एक पल में उस शख्स को पहचान चुकी थी। वो इसके होने वाले मंगेतर का जुड़वा भाई था, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत वो चाह कर भी नहीं इकट्ठा कर पा रही थी। मनाहिल, हिब्बा की आवाज़ पर मनाहिल ने घबरा कर उसे देखा और भागने वाले अंदाज में उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई, जैसे कि वो खुद को छुपाना चाह रही हो। अरे मिस्टर फरजाम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हिब्बा ने एक दिलकश मुस्कुराहट अपने होठों पर सजा कर कहा, लेकिन फरजाम की नज़र अभी भी मनाहिल पर थी, जिसका यूं इससे छिपना इसे बहुत नागवार गुजरा था। आई थॉट इट वॉज माई रूम। फरजाम बात तो हिब्बा से कर रहा था, लेकिन नज़रें मनाहिल पर थी। नहीं, ये आपका रूम नहीं, मनाहिल का है। पर अच्छा है आप यहाँ आ गए, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हिब्बा मनाहिल की जानिब मुड़ी जो सहम कर उसके पीछे खड़ी थी। मनाहिल, ये फरजाम खानज़ादा है, बहराम खानज़ादा के जुड़वा भाई, और फरजाम ये मनाहिल है, बहराम की होने वाली फैंसी। फरजाम ने अपनी मुठ्ठियाँ बीज ली और उसको इस तरह से देखने पर खुद पर 1000 बार लानत भेजी। मैं तो यहाँ मनाहिल को लेने आई थी, लेकिन आप कहते हैं तो आपको आपका रूम दिखा देती हूँ। हिब्बा ने कदा से बाल अपने कंधे से हटाते हुए कहा। उसे हर एक अंदाज से जाहिर होता था कि वो फरजाम के साथ फ्लर्ट कर रही थी। फरजाम गहरा सांस लेकर रह गया। बस यही रह गया था तुम्हारी किस्मत में फरजाम खानज़ादा, फरजाम ने आहिस्ता से कहा और बहराम वाली सख्ती अपने चेहरे पर सजाकर हिब्बा को दिखा। नो थैंक्स, अपना रास्ता मैं खुद ढूंढ लूँगा। इतना कहकर फरजाम कमरे से निकल गया और मुलाजिम से पूछकर सीधा अपने कमरे की जानिब आ गया। कमरे में आते ही उसने गुस्से से एक टांग पास पड़ी कुर्सी को मारी। वो खुद भी नहीं जानता था कि उसे इस कदर गुस्सा क्यों आ रहा था। इस बात में हिब्बा का तो कोई कसूर ही नहीं था। वो नहीं जानती थी कि फरजाम इसका भा। फरजाम ने अपनी सोचों का तसलसल तोड़ा और जल्दी से तैयार होकर मेन हॉल में आ गया, जहाँ से मंगनी के फंक्शन के लिए मौजूद थे। फरजाम एक कोने में खड़ा हो गया और सिगरेट निकालकर होठों से लगाते हुए बहराम के साथ बैठी मनाहिल को देखने लगा, जो ऐसे लग रहा था कि बस वहाँ से गायब होना चाहती है। चले देर किए बगैर मंगनी शुरू करते हैं, अल्ताफ़ ने मुस्कुराकर कहा तो बहराम ने एक अंगूठी अपनी जेब से निकाली और अपना हाथ मनाहिल के सामने कर दिया। मनाहिल ने अपना कपकपाता हाथ बहराम को पकड़ा दिया तो बहराम ने खामोशी से वो अंगूठी उसे पहना दी, जबकि मनाहिल का नाजुक हाथ बहराम के हाथ में देखकर आज पहली मर्तबा फरजाम को अपने भाई से नफरत हुई थी, और ये वो भी नहीं जानता था ऐसा क्यों हुआ था, जबकि फरजाम की तरह कोई और भी नफरत से बहराम को देख रहा था। मंगनी होने के बाद हर तरफ मुबारकबाद का शोर मच गया। इस सब में अगर कोई खुश नजर आ रहा था तो सिर्फ अल्ताफ बैग था, जो अब बहराम के करीब से उठकर मेहमानों की जानिब मुड़ा। मेरी तरफ से बहराम और मेरी जान से प्यारी भतीजी को मंगनी की बहुत ज़्यादा मुबारक हो, लेकिन एक खुशखबरी है जो काफ़ी देर से आप लोगों से बांटने का इंतज़ार कर रहा हूँ।
सब ने अल्ताफ़ को सवालिया नज़रों से देखा। मैंने और बहराम ने एक फ़ैसला किया है। अल्ताफ़ ने एक नज़र बहराम को देखा, जिसने हाँ में सर हिला दिया था। हमने सोचा है कि मंगनी कोई इतना भी मजबूत रिश्ता नहीं है जिसकी बिना पर हम काफ़ी अरसा इंतज़ार कर सकें। इसलिए कल शाम बहराम और मनाहिल का निकाह होगा। फरजाम ने हैरत से बहराम को देखा, जिसने नज़रों से उसे खामोश रहने का इशारा किया। जबकि ये बात सुनकर बहराम के पहलू में बैठी मनाहिल का सांस सीने में ही अटक चुका था। लेकिन भाई, इतनी जल्दी ये सब? फैज़ ने बहुत मुश्किल से अपनी नफरत पर काबू पाते हुए कहा। ये मेरा और बहराम दोनों का फैसला है। उम्मीद करता हूँ कि किसी को इससे कोई मसला नहीं होगा। फैज़ अल्ताफ़ की आवाज़ में छुपी वार्निंग महसूस कर सकता था, इसीलिए खामोश हो गया। लेकिन फरजाम फिर से वहाँ से हटा और घर से बाहर निकल गया। वो बाद में बहराम से पूछना चाहता था कि उसने उससे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया। चाहत लाइट बंद की अपने कमरे में लेटी थी। इतने दिन हो गए थे उसे यहाँ इसी हाल में रहते हुए। पहले की तरह हंसना और चहचहाना तो दूर की बात, वो ना तो किसी से बात करती थी और ना ही इतने दिनों से कॉलेज गई थी। बस खामोशी से अपने कमरे में लेटी रहती। उसे बचपन से अब तक का हर लम्हा याद आने लगा। कैसे बहराम का अपने घर आना या चाहत का उसके घर जाना ईद के मुतारिफ होता था। इस मासूम ने तो मोहब्बत लफ्ज़ का मतलब समझने से पहले बहराम खानज़ादा को चाहा था। वो बहराम खानज़ादा जो उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करता था, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था, उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता था, चाहे जाने का एहसास दिलाता था। लेकिन वही बहराम खानज़ादा एक पल में उसका हर एहसास ख़त्म कर चुका था। चाहत, मेरी जान, उठो, खाना खा लो। सकीना ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा तो चाहत खामोशी से उठकर बैठ गई। उस दिन बहराम के घर से आने के बाद चाहत कितनी ही देर सकीना की गोद में सर रख कर रोती रही थी। सकीना से अपनी लाडली की हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो भी क्या कर सकती थी। चाहत खामोशी से बैठ गई तो सकीना खुद निवाले तोड़कर उसके मुंह में डालने लगी। बस थोड़ा सा खाकर चाहत ने सकीना का हाथ रोक दिया, और सकीना के लिए ये इतना ही काफ़ी था कि उसने कुछ खाया तो था। वो उठकर बर्तन ले जाने लगी जब इनके कानों में चाहत की आवाज़ पड़ी। खान जी से बात हुई आपकी? सकीना ने बेबसी से अपनी बेटी को देखा, फिर इस मामले को ख़त्म करने का सोचा। हाँ हुई थी, मंगनी हो गई उनकी। चाहत की आवाज़ में बहुत ज़्यादा कर्ब था, बहुत ज़्यादा दुख। हाँ हो गई। चाहत ने लाल आंखों से अपनी माँ को देखा, आंखों में आंसू लिए, होठों पर एक मुस्कुराहट थी। मुबारकबाद देना है इनको। चाहत ने आंखें मींच ली तो आंसू उसके गाल पर बहने लगे। कल निकाह है उसका। चाहत ने हैरत से सकीना को देखा। इसे सोचा था कि बात पक्की हो जाएगी। इतना कहकर सकीना वहां से चली गई, लेकिन चाहत सांस तक लेना भूल चुकी थी। सकीना उसके साथ आकर लेट गई, लेकिन चाहत अपने बिस्तर पर मुर्दा हालत में बैठी रही। फिर कुछ सोचकर उसने आंसू पोंछे और उठकर अलमारी से अपनी चादर निकालकर कुछ पैसे पकड़ लिए। एक निगाह अपनी सोई माँ पर डाली और खामोशी से घर से निकल गई। कुछ दूर आकर उसने एक टैक्सी लिया और इसे पता बताकर एक अपार्टमेंट के बाहर आई, जिसके बारे में उसे उसकी दोस्त ने बताया था। पहले तो वो खड़ी सोचती रही, फिर उसने दरवाज़ा खटखटाया तो एक लड़का बाहर आया। जी, मुझे सैफ़ी से मिलना है। इस लड़के ने चाहत को सर से पैर तक देखा, फिर हाँ में सर हिलाकर अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद सैफ़ी बाहर आया। चाहत, तुम यहाँ? सैफ़ी चाहत को देखकर इस कदर हैरान हुआ कि उसे हमेशा की तरह चाहत को छेड़ने का ध्यान ही नहीं रहा। तुमसे काम था, चाहत ने सपाट अंदाज में कहा। सैफ़ी को उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ठीक है, अंदर चलो। चाहत ने इनकार में सर हिलाया, फिर कुछ सोचकर निगाहें उठाई और आंसुओं से तर आंखों से सैफ़ी को देखा। क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? सैफ़ी इसके सवाल पर मज़ीद हैरान हो गया। वो लड़की जिसे वो कॉलेज में इसकी खूबसूरती और मासूमियत की वजह से तंग करता था, आज उसके सामने खड़े होकर उससे ऐसे पूछ रही थी कि क्या वो इसे पसंद करता है। हाँ करता हूँ, कोई अंधाई होगा जो तुम जैसी बला को पसंद ना करे। सैफ़ी ने उसे सर तपार लेकर खबासत से देखते हुए कहा। इसके देखने के अंदाजे से ही ऐसा लगता था चाहत को कि चादर में भी अपना आप बेलिबास लग रहा था। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे कल ही? सैफ़ी की आंखें उसके सवाल पर उबल कर बाहर आने को थी। क्या ये वही लड़की कह रही थी जो उसके साए से भी नफरत करती थी? आपको नावल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। और जिन लोगों ने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।